हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का आरोग्यम बैच में। आज हमारा मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं, जिसमें क्या पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम के बारे में, बोन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं आज की क्लास का टारगेट क्या रहता है और हम क्या क्या इस क्लास में पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। टारगेट, आज का टारगेट है क्या पढ़ना? जैसे कि मैंने बताया था स्केलेटल सिस्टम है, तो स्केलेटल सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बोन के बारे में। अबाउट द बोन, बोन क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, यही सारी चीजें। कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ बोन। और यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट, हमारे नॉर्सेट एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर किसी भी एग्जाम में जब हम जाते हैं तो यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फंक्शंस ऑफ द बोन, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप 10th 11th 12th में भी पढ़ते होंगे, बोन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का काम करता है। इसी तरह से एडवांस लेवल पे, क्योंकि पढ़ते हम 10th 11th में भी स्केलेटल सिस्टम है, और जब हम नर्सिंग एमबीबीएस सब जगह ये सिस्टम पढ़ाया जाता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, या फिर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहां तक पढ़ना है। क्योंकि मैंने बोला है कि हमारा मेडिसिन और सर्जरी, अगर आप बात करो तो एक ऐसा गहरा समुद्र है जिसे पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, कोई अंत ही नहीं है। इतना इंटरेस्टिंग है, इतना बड़ा है, जिसमें बहुत डीप से डीप तक पढ़ सकते हो। लेकिन लेकिन हमें क्या करना है? इस पे बुक नहीं लिखना है। हमें क्या करना है? हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को कवर करना है। चलो तो टारगेट में क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो मैं बताऊंगी किस तरह के क्वेश्चंस। रेलवे में कुछ क्वेश्चंस है, आरपीएससी का एग्जाम हुआ है, पोस्ट बीएससी का एग्जाम हुआ है, वहां पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, नॉर्सेट के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब क्लियर होता है तभी हम क्या कर सकते हैं, जो वो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, या फिर डिजीज कंडीशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, ये नहीं कि मैम क्या 4 क्लास से तो आप यही पढ़ा रहे हो, स्केलेटल और मसल्स और बोन। अरे भाई, ये स्ट्रांग हो जाएगा ना, बेस स्ट्रांग हो जाएगा, तो देखना डिजीज कंडीशन, यूं पैथोफिजियोलॉजी सब कुछ समझ में आएगा। इसीलिए ये चीज इतने अच्छे से आपको बताया जा रहा है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में? बोन के बारे में। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऑस्टियोलॉजी, जैसे स्टार्ट किया मैंने बोन, तो आपको ये पता चल गया ये ऑस्टियो वर्ड किससे रिलेटेड है। अगर ऑस्टियो वर्ड आएगा, ये ऑस्टियो है या ऑस लिखा हुआ है, ये किससे रिलेटेड होता है डियर? ये बोन से रिलेटेड होता है। इसका मतलब समझ जाओ किसके बारे में बात हो रही है? बोन के बारे में बात हो रही है। लॉजी लग गया, इसका मतलब किस चीज की स्टडी हो रही है, किस चीज के बारे में हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे हम क्या स्टडी करने वाले हैं? स्टडी ऑफ बोन। बोन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये हड्डी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसकी क्या मजबूती है, इसके बारे में क्या खास बातें हैं, वो सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ बोन, समझ में आ गया? चल तो ऑस्टियोलॉजी वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है। बोन क्या है? बोन इज अ टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या है ये तो पता चल गया। ऑस्टियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ बोन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बोन की क्या खास बात है? बोन इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या क्वेश्चन आया है, ये तो मैंने कई बार आपको बता दिया है। अब तो कनेक्टिव टिश्यू देखते ही आपको प्रीवियस ईयर का वो क्वेश्चन याद आ जाता होगा, जो मैंने कितनी बार आपको बता दिया है। ठीक है, तो बोन भी क्या है? एक तरह का डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ड एंड टफ, हार्ड एंड टफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन वो कैसा है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। वैसे मैंने बोन बोला है, बोन क्या है? इज अ कनेक्टिव टिश्यू, बट कैसा है? हार्ड एंड टफ कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, चलो बोन के बारे में और देखते हैं, बोन की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मैंने बोला है, कुछ एग्जांपल्स आपको मैं देती हूं। जैसे ऑस्टियोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी मैंने पहले ही लिख दिया है। ऑस्टियोलॉजी, ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन, तो ये टर्म्स देखते जाना कि कैसे ये बोन से रिलेटेड होगा। ये टर्म कहीं पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसके बारे में कुछ पूछा जाता है, तो आपको कैसे समझ में आ जाता है। ऑसिफिकेशन हो गया, ऑस्टियोमा हो गया। तो अब आप कैसे समझते हो इससे? यहां देखो ऑस्टियो वर्ड लिखा है, मतलब बोन से रिलेटेड। ऑस वर्ड है, यहां पे भी ऑस वर्ड है, ऑस्टियो वर्ड है, तो ये क्या समझ में आ रहा है? बोन से रिलेटेड। ऑस्टियोलॉजी मतलब आपको समझ में आ गया कि हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बोन की स्टडी करते हैं डियर। ऑसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कि बोन का फॉर्मेशन, हाउ बोन फॉर्म्ड, फॉर्मेशन ऑफ बोन,
फॉर्मेशन ऑफ बोन इज कॉल्ड एज ऑसिफिकेशन। समझ में आ रहा है? ऑस्टियोमा मतलब क्या हो गया? ट्यूमर, ट्यूमर ऑफ बोन। तो आपने देखा जिस तरह से यहाँ पे टर्म्स लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है? ऑस्टियो वर्ड लगा हुआ है, तो हमने बोला ऑस्टियो होगा या ऑस वर्ड होगा, वो रिलेटेड टू बोन होगा। वैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ऑस्टियोमलेशिया में लिख दूं, और भी एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोला मैंने डियर? ऑस्टियोमलेशिया मतलब वीकनेस ऑफ द बोन हो गया, ठीक है, वीकनेस ऑफ द बोन। वैसे अगर मैं बोल दूं ऑस्टियोमेलाइटिस, ऑस्टियोमेलाइटिस, अब इस ऑस्टियोमेलाइटिस का मतलब क्या हो गया? तो ये टर्म देखो, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ऑस्टियो वर्ड रिलेटेड टू बोन, मलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया वीकनेस ऑफ द बोन। यहाँ पे ऑस्टियोमेलाइटिस क्या हो गया? आइटिस वर्ड लगा हुआ है, इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन। माइला मतलब क्या हो गया? माइलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, तीन वर्ड में इसको तोड़ दो। ऑस्टियो वर्ड रिलेटेड टू बोन, माइली का मतलब यहाँ मेड्युलरी कैविटी से रिलेटेड हो गया। किससे रिलेटेड? मेड्युलरी कैविटी, उसका क्या हो गया डियर? इन्फ्लामेशन। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूं? सॉरी, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ बोन, और उसमें भी पूछा जाए किसकी, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द मेड्युलरी कैविटी, ठीक है। तो इसको क्या बोला हमने? ऑस्टियोमेलाइटिस बोला। वैसे आप क्या पढ़ते हो? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पढ़ते हो। तो ऑस्टियो वर्ड किससे रिलेटेड है डियर? बोन से रिलेटेड है। पोरोसिस का मतलब क्या हो गया? पोर हो गया। तो बोन कैसा हो गया? बोन कैसा हो गया? पोरस हो गया। बोन कैसा हो गया डियर? फ्रेजाइल हो गया। बोन कैसा हो गया डियर? वीक हो गया। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब जो बोन हार्ड था, टफ था, उसमें से क्या होने लग गए? मिनरल्स निकलने लग गए, उसका डीमिनरलाइजेशन होने लग गया, जिसे हमने क्या बोला? बोन पोरस होगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, बोन वीक हो जाएगा, और यहां पे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का चांस सबसे ज्यादा होगा। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज कंडीशन जहां पे सबसे ज्यादा चांस किसका होगा डियर? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का, जिसे बोलेंगे अरे हाथ तो मैंने छुआ ही था, ये टूट कैसे गया? अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे करके ही रखा था हाथ को, मजाक में ऐसे ही तो किया था, बोन में फ्रैक्चर हो गया। क्यों? क्योंकि बोन बहुत ज्यादा पोरस था, फ्रेजाइल था, बहुत ज्यादा वीक हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की कंडीशन देखने को मिला। समझ में आया? तो ये मैंने क्या बताया? ऑस्टियो बोन से रिलेटेड कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए थे। क्या बताया डियर? मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए कि इन सब के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो बोन के बारे में समझ में आया। क्या बताया मैंने? बोन कैसा है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है? हार्ड एंड टफ कनेक्टिव टिश्यू है। समझ में आया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी तो देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ बोन में हम वो चीजें देख लेंगे, किससे बोन बना हुआ है, कैसे बोन का फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ बोन, जैसे कि कंपोजिशन में आप हमेशा से पढ़ते हो, कंपोजिशन क्या होता है डियर? कंपोजिशन क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड। जैसे मसल्स में भी हमने पढ़ा था, तो जो ये सॉलिड और लिक्विड पार्ट होता है, तो यहाँ लिक्विड कितना होता है? 10% यहाँ पे क्या होता है? लिक्विड होता है। और अगर मैं सॉलिड की बात करूं, क्योंकि आपने बोला बहुत ही हार्ड और टफ होगा, 90% यहाँ पे सॉलिड होता है। और सॉलिड को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं डियर? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, समझ में आया? अब देखते हैं यहाँ पे क्या सब्सटेंस आता है। क्या आता है? ऑर्गेनिक है। यहाँ पे क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। यहाँ पे क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर क्या क्या आता है? जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया। ये सब क्या है? एक तरह से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर आते हैं। क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज कॉल्ड एज, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल कंपोजिशन या प्रिंसिपल आयन ऑफ द बोन, प्रिंसिपल मिनरल्स ऑफ द बोन। तो आपका आंसर क्या जाएगा? बताओ। प्रिंसिपल किसको? उसमें आपका कैल्शियम भी है, फॉस्फोरस भी है, मैग्नीशियम भी है, सल्फेट भी है, सारी चीजें एक्सेट्रा यहाँ पे लिख सकते हो आप। ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हमें एक को सेलेक्ट करना हो तो हमेशा याद रखना, हम फर्स्ट प्रायोरिटी में कैल्शियम को देते हैं। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो सेकंड प्रायोरिटी में क्या जाएगा? फॉस्फोरस। समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल आयन ऑफ बोन।
या विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल मिनरल्स ऑफ द बोन? तो उसका आंसर क्या जाएगा? कैल्शियम जाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं ये क्या करते हैं? बोन में एक दूसरे के बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं, एक दूसरे से मिलके रहते हैं। क्या बताया मैंने? कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं ये एक दूसरे के बहुत ही गुड फ्रेंड्स होते हैं इन द बोन, जबकि ब्लड में एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये बोन के अंदर एक दूसरे के बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होंगे। ठीक है, एक दूसरे से मिलके रहेंगे। और मिलके कैसे रहते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप इन दोनों को क्या करता है? मिला के रखता है और एक क्रिस्टल का फॉर्म करता है, जो कि क्या होता है? प्रिंसिपल क्रिस्टल ऑफ द बोन, प्रिंसिपल मिनरल्स ऑफ द बोन। आप बोल सकते हो जो बोन को हार्ड और टफ बनाने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल इज रिस्पॉन्सिबल? तो आप बोल सकते हो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल इज द प्रिंसिपल सब्सटेंस ऑफ द बोन, जो बोन को टफेस्ट बना के रखता है। तो वो इन दोनों के मिलने से ही बनता है। अब क्वेश्चन आया प्रिंसिपल आयन ऑफ द बोन, तो आपने कैल्शियम या फास्फोरस कर दिया। प्रिंसिपल मिनरल्स पूछा, आपने कैल्शियम या फास्फोरस कर दिया। लेकिन वो सब्सटेंस पूछा जाएगा जो बोन को सबसे टफेस्ट बनाने के लिए, उस सब्सटेंस का नाम क्या है? उसका नाम है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल, और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, चलो अब देखते हैं। यहां पे समझ में आ गया क्या क्या बताया मैंने? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में बताया है। तो इनऑर्गेनिक में पहला ये, दूसरा ये क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट क्या बताया है आपको? थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये बताया है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया कि ये दोनों किससे मिलके रहते हैं। यहां पे मैंने लिखा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसे हम क्या बोलते हैं डियर? हाइड्रोक्सी ग्रुप। इससे मिलके रहते हैं, और इससे मिलेंगे तो क्या क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। ये सब्सटेंस क्या करता है? इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रखने का काम करता है, गुड फ्रेंड्स बनाने का काम करता है। तो हम बोलेंगे कैल्शियम Ca10 PO4 6 और यहाँ पे OH2। तो ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर देता है। जब हाइड्रोक्सी ग्रुप कैल्शियम और फास्फोरस से मिलेगा तो एक इस क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर देगा, और इस क्रिस्टल का नाम यहाँ पे क्या होगा? मैं लिख देती हूं, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी, क्या बोलते हैं डियर? हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। एंड दिस इज द प्रिंसिपल सब्सटेंस ऑफ द बोन, जिसकी वजह से बोन क्या होता है? टफेस्ट होता है, इसका मिनरलाइजेशन होता है। ये मिलते हैं, नाम से पता चल रहा है मिनरलाइजेशन हो रहा है, मिल रहे हैं, मिनरल्स जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं, बोन को हार्ड और टफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ मैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर मैंने डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है डियर? कि कैल्शियम फास्फोरस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर प्रिंसिपल आयन प्रायोरिटी में पूछा जाएगा तो कैल्शियम करेंगे, ये ऑप्शन में नहीं है तो फास्फोरस करेंगे। हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। ये प्रिंसिपल सब्सटेंस ऑफ द बोन होगा, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। वैसे अभी तक पूछा नहीं गया है, फिर भी मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट आप देख लेना, एक बार ध्यान में रखना इसको। ठीक है, अब यहां से इसके जो नॉर्मल वैल्यूज है वो पूछा जाता है, उसको याद रखना। जैसे कैल्शियम का मान लो, नॉर्मल वैल्यू से भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एम्स दिल्ली में नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये तो आपके टिप्स पे रहना चाहिए। मैंने बोला था घर की दीवार पे लिख के चिपका दो। ठीक है, ये जो छुट्टियां हो गई ना, बहुत सारी, दिवाली हो गया, छठ हो गया, पता नहीं क्या, बहुत सारी छुट्टियां चल रही है एक लाइन से। तो छुट्टी में अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर क्लास होता है, नहीं होता है, आपके पास नोट्स है, उसको पढ़ो यार, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे डीएसएसबी की भी वैकेंसी आई है, बट वो एमसीडी वाली वैकेंसी है, 90 पोस्ट है, पोस्ट उसमें बढ़ भी सकती है। तो ऐसा ना सोचे यार जनरल की तो इतनी ही सीट है। सबसे बेस्ट दिल्ली वालों के लिए तो सबसे बेस्ट है, अगर मिल जाए तो। सैलरी में डिफरेंस थोड़ी ना है, सैलरी तो सेम है। ठीक है, चाहे वो दिल्ली हॉस्पिटल में हो, चाहे एमसीडी में पोस्टिंग हो, चाहे कहीं पे दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली हॉस्पिटल्स में ही तो आपको पोस्टिंग मिल रही है, और दिल्ली हॉस्पिटल तो बढ़िया है। ठीक है, तो इतने सारे गुड न्यूज, इतने सारे वैकेंसी, तो पढ़ाई तो होनी चाहिए। और वहां पे इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं डीएसएसबी की बात करूं तो डीएसएसबी में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल आयन। इवन ये मत सोचो 2013 के क्वेश्चन पेपर को तो देखा होगा, बट 2018-19 में जो पेपर हुआ था उस टाइम पे सारा ऑनलाइन पेपर हुआ था, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। कोई भी ऐसा नहीं कह सकती बहुत ज्यादा हार्ड था या बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आए थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछा हुआ था, कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं था। वहां लेंदी क्वेश्चन इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पे नॉन नर्सिंग वाला पार्ट होता है, टाइम उतना ही होता है, तो इतना लेंदी क्वेश्चन अगर दे भी देंगे तो कोई कर नहीं पाएगा, इसलिए वहां से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगर आप वहां अच्छे से नोट्स पढ़ के जाते हो तो भी आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे नर्सिंग के। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैंने बोला था नॉर्मल वैल्यू से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि नॉर्मल वैल्यू में कैल्शियम की बात करूं 9 to 11 mg पर डीएल, ये नॉर्मल वैल्यू किसका होता है? कैल्शियम का। थोड़ा बहुत कहीं पे 9.4 9.5 थोड़ा पॉइंट इधर उधर चलता रहता है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट जो है किसी भी बुक में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बट हाँ क्वेश्चन में आए तो होना चाहिए। तो ये जो डाटा है वो आप, मैं जो लिख रही हूँ उसको अच्छे से लिख लेना, अपने माइंड में फिक्स कर लेना। फॉस्फोरस की वैल्यू अगर हम बात करें तो कितना होता है डियर? 2.7 से लेकर, कहीं पे 2.5 लिखा होता है, यहाँ मैं 2.7 से लेकर 4.5 mg पर डीएल लिख रही हूँ। ठीक है, ये आपका फास्फोरस है। मैग्नीशियम की बात करूं तो 1.6 से लेकर 2.6 mg पर डीएल जो है ये मैग्नीशियम की वैल्यू है। अगर सोडियम की बात हम करते हैं तो 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और अगर ये हमारी बॉडी में कम हो जाए तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? तो आप पढ़ोगे, फंडामेंटल में पढ़ोगे। अभी रिसेंट अपने हॉस्पिटल की बात बताऊं, अभी की मैं आ रही हूं, तो उसमें क्या हुआ, एक पेशेंट का सोडियम बहुत ज्यादा, वो मुझे बोल रही है रात में मैंने आपको परेशान नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये इतना ज्यादा क्यों बोले? मैं तो इससे बात ही नहीं कर रही हूँ। कह रहे आप मेरी बात सुनते नहीं हो, ये नहीं करते। मैंने कहा भाई क्या हो गया? मैं तो बात, मुझे नहीं पता था उसका सोडियम। फिर मैंने रिपोर्ट देखा, उसका टेस्ट हुआ था, रिपोर्ट आया, फिर देखा तो उसका सोडियम 120 था। डॉक्टर, अरे यार इसलिए तो ये इतना ज्यादा मेंटली वो हो रही है। समझ में आ रहा है? तो देखो, एक सोडियम कम होने से बॉडी में क्या क्या सारी चीजें आ रही है, कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट देख के भी पेशेंट को ये नहीं पता लगा पाओगे कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर जब आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो आपको एक एक चीज पे ध्यान देना होता है। पेशेंट का आईएनआर आया तो आप डॉक्टर के आने से पहले आपको पता होगा इसका बहुत ज्यादा हो गया, कोई भी ऐसी चीज हम पेशेंट को नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें, नॉर्मल वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। डे टू डे जो हम काम करते हैं ना हॉस्पिटल, उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज ही मैं सोडियम की बात आप आई तो मैंने आपको बताया कि हमारे पेशेंट का सोडियम इतना डाउन हो गया, तो फिर उसे एक्स्ट्रा सॉल्ट देना, हमने एनएस जो है वो भी स्टार्ट किया। 3% 5% ऐसे आते हैं, बट हमने नॉर्मल एनएस वहाँ पे स्टार्ट किया था उस पेशेंट को। तो क्योंकि उसके और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, कार्डिक पेशेंट भी था, तो और भी सारी चीज़ें थी, तो एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह हमने दिया। ज़्यादा हम उसको फ्लूइड नहीं दे सकते थे, तो ठीक है, इनटेक आउटपुट रेस्ट्रिक्शंस भी था, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर भी मैं बोलूंगी कि आपको नॉर्मल वैल्यू याद रहना चाहिए, और एग्जाम में ये कभी भी ट्रेंड ऐसा उठता नहीं, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सोडियम हो गया। चलो, पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू कितना हो गया? 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कभी कभी यहाँ से यूनिट चेंज कर देते हैं, तो ध्यान से पढ़ के करना कि क्या क्या यूनिट कैसे दे रहे हैं। ठीक है, और क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है डियर? तो यहाँ पे देख लेना, 97 से लेकर 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये मैंने सब क्या लिखा है? नॉर्मल वैल्यू, लर्न बाय हार्ट। अच्छे से याद कर लेना, दिलो दिमाग में बिठा लेना, कि कहीं भी आंख बंद करके भी कोई पूछे ना कि इसकी नॉर्मल वैल्यू बताओ, तो यूं बता दो कि हाँ ये है। समझ में आ रहा है? अच्छे से याद होना चाहिए। थोड़ा बहुत एक दो यूनिट इधर उधर पॉइंट में आपको मिल सकता है, बाकी यही नॉर्मल वैल्यू होती है, इसको हमेशा याद रखना होता है। चलो, तो ये तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हमने बात की। कुछ मैंने यहाँ पे बताया आपको। हाइड्रोएपेटाइट क्रिस्टल, ये क्या होता है? हमारा एक बॉन्ड बनाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप कैल्शियम और फास्फोरस के साथ। तो ये बॉन्ड आपने देखा, Ca10PO4 फॉस्फेट 6OH2। तो ये क्या हुआ? हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। तो ये क्या? प्रिंसिपल सब्सटेंस ऑफ द बोन, बोन को हार्ड एंड टफ बनाता है। तो ये चीज यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है। अगर मैं यहाँ ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करूं तो यहाँ पे क्या आता है डियर? कोलेजन फाइबर्स आते हैं, कोलेजन फाइबर। और ये कोलेजन फाइबर टाइप 1 95%, 90%, 95% तक हमारी बॉडी में होते हैं। तो ऑर्गेनिक में बात करें तो कोलेजन फाइबर होता है, और क्या? प्रोटीन्स होते हैं, अदर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, हाइड्रो देखो, अब वो मुंह में आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। तो ये सब्सटेंस, ये प्रोटीन्स भी होते हैं, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, हाइल्यूरोनिक एसिड। ठीक है, हाइल्यूरोनिक एसिड। तो ये हमारे क्या है? सब्सटेंस होते हैं। कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे बोला आपको प्रेजेंट होंगे। तो कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स, हाइल्यूरोनिक एसिड हो गया, हाइल्यूरोनिक एसिड, और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ये हाइल्यूरोनिक एसिड जो है, हाइल्यूरोनिक एसिड हो गया, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट हो गया। इसमें अगर मान लो पूछा जाता है, ऑप्शन में ये दिया हुआ है, आपसे पूछा प्रिंसिपल सब्सटेंस ऑफ द बोन,
प्रिंसिपल सब्सटेंस, प्रिंसिपल प्रोटीन्स ऑफ द बोन, अगर यहाँ पे बोन का पूछा जाता है तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हाइलुरोनिक एसिड। समझ में आ गया? तो ये किस में था? ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर मैंने क्या बताया? कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे कि अदर सब्सटेंसेस में मैंने बताया कोलेजन फाइबर टाइप 1 ये हो गया, और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स ये हो गया, और मेन बोन सेल, क्योंकि ऑर्गेनिक बना ही किससे होता है? मेनली बोन सेल प्लस कोलेजन फाइबर। ठीक है, तो बोन सेल के बारे में मैं अलग से बताऊंगी, इसलिए यहाँ पे नहीं बताया। ये जो कोलेजन फाइबर या अदर सब्सटेंसेस होते हैं उसके अंदर मैंने ये चीजें आपको बताई हैं। बोन सेल तो आपको पता होगा, बताओ जरा, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। बोन सेल कौन कौन से होते हैं डियर? यस, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बोन सेल का नाम लिख लेना कि यहाँ पे बोन सेल कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने बोला ऑस्टियोजेनिक सेल या ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोजेनिक सेल्स बोलते हैं, ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स भी बोलते हैं। बोन सेल की बात मैं कर रही हूं। उसके बाद क्या आता है? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब क्या होता है? बोन फॉर्मिंग सेल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट क्या होता है? मैच्योर बोन सेल होता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट सेल भी होता है। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल भी होता है। तो ये बोन सेल का अगर नाम पूछा जाए तो 4 टाइप का सेल मैंने आपको बताया है। ऑस्टियोजेनिक या ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब मैंने जब आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो भी बताया था, ब्लास्ट मतलब क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल है। क्या है डियर? ये बोन फॉर्मिंग सेल, बोन फॉर्मिंग सेल्स। समझ में आया? ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल है। ये ऑस्टियोसाइट क्या है? मैच्योर बोन सेल है। मैच्योर बोन सेल है। ठीक है, और ये पूछा जाए कि इनका फॉर्मेशन इंट्रा यूट्राइन लाइफ में कहां से होता है, तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, इंट्रा यूट्राइन लाइफ। अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी होगी तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ये जो है फॉर्म कहां से होते हैं डियर? मीजोडर्म से। मैंने बताया था मीजोडर्म, मीजोडर्म से इन सब का फॉर्मेशन होता है। मेसेनकाइमल सेल्स होता है, वहां से डिपेंड करता है, उससे बोन भी बन सकता है, बोन सेल भी, मसल्स भी। मैंने बताया था ना मेसेनकाइमल सेल्स, उससे क्या हो गया? मसल्स भी बना, कार्टिलेज भी बनेगा, बोन भी बनेगा। उस मीजोडर्म से सबका फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? तो यहां पे पूछा जाएगा कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में बताओ बोन का फॉर्मेशन कहां से होता है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होगा कि मीजोडर्म से होता है। बिकॉज बोन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टफ एंड हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। कि बोन भी क्या है? ये जो बोन है वो भी क्या है? एक टाइप का हार्ड एंड टफ कनेक्टिव टिश्यू। हार्ड एंड टफ कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड एंड टफ कनेक्टिव टिश्यू। इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ द बोन क्या है? तो मुझे लगता है कंपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने लास्ट कंपोजिशन आपको बताया है, तो कंपोजिशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें लिक्विड 10% होता है और सॉलिड 90% होता है, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बताया है। इसमें भी अगर परसेंटेज पूछा जाए तो याद रखना, ये जो सब्सटेंस होते हैं ये 65% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं एंड 25% आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। और इस 25% में मैंने क्या क्या बताया? इस 25% में आपके बोन सेल्स होते हैं, आपके अदर सब्सटेंसेस जैसे कि कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, बोन सेल के बारे में मैंने बताया। और फंक्शंस ऑफ द बोन, यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चंस पूछा जाता है बोन फॉर्मिंग सेल कौन सा है, मैच्योर बोन सेल कौन सा है, रिमॉडलिंग सेल हम किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल सेल ऑफ द बोन हम किसको बोलते हैं। इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन इस बोन सेल वाले टॉपिक से आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। डिटेल आगे हम और भी पढ़ेंगे जब हम हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन पढ़ेंगे तब। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द बोन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का काम करता है। क्या करता है? ये जो हमारी बॉडी का एक ढांचा सा बना हुआ है, ठीक है, ये किसकी वजह से? ये जो स्ट्रक्चर मेंटेन है किसकी वजह से? बोन की वजह से। तो ये क्या करता है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की तरह, मैं पूरा पूरा लाइन नहीं, मेन मेन वर्ड लिख रही हूं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की तरह फ्रेमवर्क बनाने में काम करता है। ठीक है, हमारी बॉडी के शेप को, हमारी बॉडी के शेप को मेंटेन करता है, मेंटेन द बॉडी शेप।
ठीक है, और क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करने का काम करता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट आर, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसको, अगर मान लो किसको प्रोटेक्ट करता है, तो ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे विसरा होते हैं, जो हमारे टिश्यू होते हैं, ठीक है, उन सबको क्या करते हैं, ऑर्गन्स में अगर बात करूं तो कैसे एग्जांपल देती हूं, कैसे ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, कैसे हमारे ये सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है, कैसे हमारे ये सॉफ्ट टिश्यू को, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो जस्ट एग्जांपल आप समझना, आपका ब्रेन क्रेनियम में सिचुएटेड होता है, आपका लंग्स थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है। तो एक बोन का ढांचा है जिसके अंदर वो ऑर्गन एकदम सेफली प्रेजेंट है, उसको क्या करेगा, एकदम हार्म नहीं होगा, ठीक है, एकदम से कोई जग जो है, कोई भी चीज अगर हम पे हाथ पे कोई आके लग रहा है, कोई चीज लग रही है, तो डायरेक्ट हमारे लंग्स में, डायरेक्ट हमारे ब्रेन में नहीं लगेगा, ब्रेन तक पहुंचने के लिए स्कल से, इस हड्डी से होके गुजरना पड़ेगा। तो एक तरह से ये क्या करता है, सपोर्ट देता है एंड प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारे, जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, ब्रेन को, लंग्स को, हमारे हर्ट को, इनको देखो, हर्ट कहाँ पे, यही सिचुएटेड होता है, हमारे पूरा थोरेसिक कैविटी है, उसके अंदर ही सारा लंग्स है, हर्ट है, हमारे क्रेनियम में हमारा ब्रेन है, इस तरह से एकदम सेफली प्रेजेंट है, और इस ढांचे ने उसको कवर करके एकदम सेफ रखा हुआ है कि तुम कुछ भी करो एकदम से तुम्हें चोट नहीं लगेगी। समझ में आ गया? तो ये सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करने का काम हमारे ऑर्गन और सॉफ्ट टिश्यू को करने का काम करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और बताओ क्या करता है, ये हमारे टेंडन्स और मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। देखते हो, आपने बोन से बोला था ना कि टेंडन्स को, हमारे टेंडन, या फिर टेंडन नहीं है तो आप मसल्स को क्या बोलोगे, अटैचमेंट का काम करता है, अटैचमेंट, अटैच होते हैं ना, हमारे मसल्स अटैच होते हैं। तो कैसे अटैच होते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था, ये हमारा बोन है और बोन से इस तरह से मसल्स को मैंने आपको दिखाया था। तो मसल्स अटैच किससे होते हैं, टेंडन से होते हैं, टेंडन से होते हैं, डायरेक्ट तो मसल्स अटैच नहीं है, बीच में टेंडन होता है। तो टेंडन किसका बना होता है, बताया था ना, टेंडन बोन प्लस मसल्स, इससे मिलके ये टेंडन बना होता है। तो मसल्स और बोन को जोड़ने का काम, मतलब टेंडन का अटैचमेंट, ये जो टेंडन और मसल्स का जो अटैचमेंट होता है वो भी बोन उससे प्रोवाइड करता है। एक साइड बोन होगा, एक साइड मसल्स होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ अदर्स और क्या फंक्शन होता है, बताओ बताओ बताओ, इतने सारे फंक्शंस होते हैं हमारे बोन के, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या ये होम्योस्टेसिस का काम करता है, हमारे मिनरल्स को इकट्ठा करके रखता है, स्टोर हाउस आप बोल सकते हो। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का काम करता है हमारे, होम्योस्टेसिस मतलब आप क्या बोलोगे, जो हमारे मिनरल्स ये होते हैं, कैल्शियम आयरन फॉस्फेट बोला था ना, ये जो हमारा प्रिंसिपल आयरन ऑफ द बोन है, इसको क्या करते हैं, इसका एक तरह से ये स्टोर हाउस की तरह काम करता है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये जो स्टोर मिनरल्स है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये स्टोर हाउस की तरह काम करता है, हमारे बोन में प्रेजेंट होता है, तभी तो हमारा बोन टफ होता है, हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होम्योस्टेसिस की तरह काम करता है। और एक आप बोलोगे क्या करता है, हिमेटोपोइसिस का काम भी करता है। हिमेटोपोइसिस का काम कैसे करता है, हिमेटो मतलब आपको समझ में आ गया, ब्लड सेल का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन भी करता है। तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन हमारे बोन में कहां पर होता है, रेड बोन मैरो में होता है। ब्लड सेल का फॉर्मेशन हमारे बोन में कहां पे होता है डियर, तो आप बोलोगे रेड बोन मैरो में होगा, रेड बोन मैरो, ठीक है। इसके बारे में भी देखेंगे, रेड बोन मैरो में हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये किसकी तरह काम करता है, हिमेटोपोइसिस का। और हिमेटोपोइसिस के बारे में एक वर्ड और बताया था, फर्स्ट हिमेटोपोइसिस कहां पे होता है, फर्स्ट हिमेटोपोइसिस इंट्रायूट्राइन लाइफ में, फर्स्ट हिमेटोपोइसिस, यहीं से क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, द फर्स्ट हिमेटोपोइसिस अकर इन द यॉर्क सैक में होता है। कहां पे होता है डियर, यॉर्क सैक में फर्स्ट हिमेटोपोइसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल
रेड बोन मैरो में होता है, स्पॉन्जी बोन हम बोलते हैं, ठीक है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का होता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो होम्योस्टेसिस का भी काम करता है। और ये क्या करता है, हमारे ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज भी करता है। वो कहाँ पे होता है, येलो बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल होता है। येलो बोन मैरो में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज होता है वहां पे। तो 6-7 पॉइंट में ये भी लिख सकते हो, येलो बोन मैरो में क्या होगा, येलो बोन, क्योंकि यहाँ रेड बोन मैरो आया तो येलो बोन मैरो के बारे में भी, और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी अभी से लिखेंगे। कितनी बार लिखोगे इसको, आगे तो बहुत बार आने वाला है। तो येलो बोन मैरो में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। क्लियर है, स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो आप फंक्शंस ऑफ बोन देख सकते हो, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। और मूवमेंट का, जैसे मैंने बोला था, क्या बोन मूवमेंट में हेल्प करता है, कैसे हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है। आप बोलोगे ना मूवमेंट, तो क्या ये बोन की वजह से मूवमेंट होता है, ये मैंने मसल्स वाली क्लास में आपको बताया था। मूवमेंट में कैसे हेल्प करता है, जब हमारी स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या बताया था, मूवमेंट कैसे करेगा ये, जब हमारे स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, बताओ डियर, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, मसल्स को पुल, ये जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बोन को क्या करेगा, पुल करेगा। जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बोन को पुल कर देगा। मान लो अभी मसल्स में टोन नहीं है, लेकिन मसल्स एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बोन को पुल करेगा और फिर क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से, एक तरह से अगर पूछा जाए बोन या फिर मसल्स मूवमेंट में, तो आप बोलोगे मसल्स, क्योंकि स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसने बोन को पुल किया और फिर क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। तो इस तरह से बोन और मसल्स दोनों ही हेल्प करते हैं किसमें, मूवमेंट में। दोनों में से प्रायोरिटी में पूछा जाए तो मसल्स, क्योंकि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बोन को पुल किया और क्या हुआ डियर, मूवमेंट हुआ। तो इस तरह से मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। तो एक तरह से सारा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस हो गया, बहुत ही बेसिक होगा। बोन का अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द बोन, तो ये सारा आपने क्या देखा है, फंक्शंस ऑफ द बोन देखा है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। अब लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर्स देखते हैं क्या क्या होता है। तो सिंपल एक हम बोन बना लेते हैं, कोई सा भी बोन बना लो, कौन सा अच्छा लग रहा है वही बना लो। चलो एक बोन हमने बना लिया, लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे बना लो। अब देखो बोन में ये वाला, एक तरह से मैंने ये फीमर वाला, सबसे एक एम्स दिल्ली 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि बताओ सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है। ठीक है, सबसे स्ट्रांग हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा होगा, फीमर। तो एक तरह से मान लो मैंने वही लॉन्ग बोन का एक स्ट्रक्चर बनाया, जिससे कि आप लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर्स को समझ पाओ। तब क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, लॉन्ग बोन होता है, शॉर्ट बोन होता है, रेगुलर बोन होता है, सेसमॉइड बोन, निमैटिक बोन, बहुत सारे टाइप्स के बोन होते हैं। बट आपको उससे पहले ये समझ में आना चाहिए एपिफाइसिस क्या होता है, डाइफाइसिस क्या होता है, इसकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, मेटाफाइसिस क्या होता है, मेडुलरी कैविटी क्या होता है, अभी जो मैंने रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज समझ में आ जाए, इसलिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन कर लेते हैं, फिर हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन करेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग बोन में देखो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं डियर, एपीफाइसिस बोलते हैं। एपी मतलब दोनों एंड पे प्रेजेंट होता है, एपीफाइसिस, एपी मींस एंड में प्रेजेंट होगा, और ये शाफ्ट ऑफ द बोन है, इसे हम डाइफाइसिस बोलते हैं। तो ध्यान से लिखते जाना, मैं नेमिंग कर रही हूं, बाद में कंफ्यूज मत होना। ये जो पार्ट यहां तक मैंने बोला, ये क्या है आपका, एपीफाइसिस वाला पार्ट है, ये एपीफाइसिस है। यहीं पे क्या होता है, मेटाफाइसिस भी होता है। समझ में आया, ये जो मैंने व्हाइट कलर का इसके बीच में बनाया है, ये क्या है डियर, मेटाफाइसिस, या फिर इसे क्या बोलते हो, ग्रोथ प्लेट। ठीक है, इससे ऊपर वाला मैंने क्या बनाया, ये एपीफाइसिस है। एपीफाइसिस एंड पे प्रेजेंट होगा, क्या होगा, एपीफाइसिस प्रेजेंट होगा। चलो, और ये जो शाफ्ट ऑफ द बोन है, इसे हमने क्या बोला, शाफ्ट बोलते हैं ऑफ द बोन, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, डाइफाइसिस। क्या बोलते हैं डियर, डाइफाइसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो शाफ्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ये देखो कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट बोन हम इसे बोलते हैं। ये देखो, ये कॉर्टेक्स होता है, ये कॉर्टेक्स होता है, और बीच में क्या होगा, मेडुलरी कैविटी होगा। ये कॉर्टेक्स होगा,
ये कॉर्टेक्स हो गया, अरे समझ में आ रहा है, कॉर्टेक्स, क्लियर। और बीच में जो ये दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ये मेड्यूलरी कैविटी हो गया। ये जो कैविटी बना है इसे ही हम क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी कैविटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, येलो बोन मैरो। क्या प्रेजेंट होगा, अभी बोला था ना मैंने, येलो बोन मैरो। और येलो बोन मैरो क्या करता है, स्टोरेज हाउस, स्टोर हाउस ऑफ द ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज करता है, ठीक है। और जो एंड पे आपने देखा था, एंड पे प्रेजेंट होता है, ये कौन सा होता है डियर, ये जो आपने देखा ये आपका क्या है, ये एपीफाइसिस है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एपीफाइसिस, अंदर से जो लाइनिंग एंडोस्टॉल ऑस्टियल होता है, ठीक है। और पेरी ऑस्टियल बाहर वाली कवरिंग को हम बोलते हैं, वो भी मैं बनाऊंगी। लेकिन इसके अंदर एपीफाइसिस के अंदर क्या होता है डियर, रेड बोन मैरो होता है। क्या होता है डियर, रेड बोन मैरो होता है। तो आपको पता चल गया रेड बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एपीफाइसिस वाले पार्ट में प्रेजेंट होगा, जिसे आप क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन बोलते हो। जैसे इसे कॉम्पैक्ट बोन बोला तो इसे क्या बोलेंगे, स्पॉन्जी बोन बोलेंगे। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगा। धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे ग्रोथ होता है, ओल्ड एज में जाते हैं, तो पूरा का पूरा येलो बोन मैरो इसे कवर कर लेता है, इसलिए ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन भी कम हो जाता है। या फिर हम बात करें कि मीनोपॉजल एज में जब फीमेल जाती है तो येलो बोन मैरो इसको भी कवर कर लेता है पूरे, और रेड बोन मैरो कम हो जाता है। तो एक तरह से मैंने कुछ डायग्राम्स भी रखा है, डायग्राम्स के बेसिस पे भी कुछ आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी फिलहाल आप स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना। और यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। अगर मैं इसके बाद पे करूं, जहां पे हेड होता है, यहाँ पे अटैचमेंट का काम होता है। यहाँ पे मेनली क्या होता है डियर, ये जो पार्ट होता है यहाँ पे मेनली आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। जो हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये देखो, ये जो होता है ये वाला पार्ट जिसे मैंने ये बनाया है, तो यहाँ पे क्या होगा, अदर्स बोन का अटैचमेंट होगा, ज्वाइंट बनाएगा, तो यहां उसकी सरफेस पे जो प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। लिख लो इसको, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। अब इसके बाहर से जो इसे कवरिंग बनाने का काम करता है, बोन के बाहर इस तरह से जो आप देखोगे कवरिंग होगा बाहर से, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम बोलते हैं, ठीक है। और अंदर से मान लो एंडोस्टियम होता है, जो पिंक कलर का, मान लो जो मेडुलरी कैविटी साइड से ये बनाया है, एंडोस्टियम हो गया, ये पेरिओस्टियम हो गया, ठीक है, जो कवरिंग का काम करता है। अब लिख सकते हो इससे, चलो तो लिख लेते हैं। क्या क्या बताया मैंने, आर्टिकुलर कार्टिलेज लिख दिया, यहाँ पे होगा ये मेटाफाइसिस, बीच में जो बनाया है ये क्या है, मेटाफाइसिस है, या फिर हम इसे ग्रोथ प्लेट या एपिफाइजल प्लेट भी बोलते हैं हम इसे। ये शाफ्ट होता है, डाइफाइसिस होता है, और जो ग्रीन कलर का बना है इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम बोलते हैं। मतलब क्या है, ये एक फाइब्रस टिश्यू का आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फाइब्रस टिश्यू जो कवर कर रहा है इस लॉन्ग बोन को, ठीक है। इसके बीच में जो शाफ्ट है, डाइफाइसिस है, इस ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन। इसे हम क्या बोलते हैं डियर, कॉम्पैक्ट बोन। और जो कॉम्पैक्ट बोन होता है, कॉम्पैक्ट बोन में ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट और ये मेडुलरी कैनाल होता है, मेडुलरी कैविटी, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये क्या है, मेड्यूलरी कैविटी। और मेड्यूलरी कैविटी में डियर क्या होता है, येलो बोन मैरो, ठीक है। इस मेड्यूलरी कैविटी में क्या होता है डियर, ये जो बना है इसी के अंदर होता है येलो बोन मैरो, ठीक है। और ये जो एपिफाइसिस वाला पार्ट बनाया है, यहाँ पे ये क्या होता है, स्पॉन्जी बोन होता है, ठीक है। कैसा बोन होता है डियर, स्पॉन्जी बोन होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है ये आपका रेड बोन मैरो। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें इसी डायग्राम में दिखाया है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, या तो आप अलग अलग बना लेना, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को जो मैंने बनाया है आप अलग अलग से भी बना सकते हो, मैंने इसी में दिखाने की कोशिश की है जिससे आपको समझ में आ जाए। ये अंदर वाला क्या होता है, एंडोऑस्टियम होता है, एंडोऑस्टियम, ठीक है। ये पेरिओस्टियम होता है। और ये आपका मेडुलरी कैनाल होता है, मेडुलरी कैविटी, जिसमें येलो बोन मैरो होता है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। ये स्पॉन्जी बोन जिसमें रेड बोन मैरो हो गया, कॉम्पैक्ट बोन, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। चलो, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो मैं दूसरा बोन बना लेती हूँ, यहाँ पे एक न्यूट्रिएंट फोरामेन भी होता है। क्या होता है डियर, न्यूट्रिएंट फोरामेन,
जहां से कौन सी आर्टरी जाती है, न्यूट्रिएंट फोरामेन से न्यूट्रिएंट आर्टरी जाएगी। ठीक है, कौन सी आर्टरी जाएगी, न्यूट्रिएंट फोरामेन से न्यूट्रिएंट आर्टरी जाती है जो बोन को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि न्यूट्रिएंट फोरामेन है, यहाँ जो मैंने बनाया था वो क्या था डियर, न्यूट्रिएंट फोरामेन था जहां से न्यूट्रिएंट आर्टरी जा रही है और ये क्या करती है, ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। न्यूट्रिएंट आर्टरी, न्यूट्रिएंट आर्टरी, न्यूट्रिएंट आर्टरी कहां से जा रहा है, न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू जा रहा है जो ब्लड में बोन में क्या करता है, ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। मेनली सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई कहां पे होगा, तो आप बोलोगे मेटाफाइसिस ग्रोथ प्लेट वाले पार्ट में होगा। यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा होता है। ग्रोथ आप देखते हो ना, बोन की ग्रोथ होता है, बोन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है बोन की लेंथ भी बढ़ता है, तो कहां से होता है, मेनली ग्रोथ प्लेट, यही मेटाफाइसिस है। एक एज के बाद, एडोलसेंट पीरियड, एक एज के बाद क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल लाइन रह जाता है, एक इसकी क्लोजिंग हो जाती है, उसके बाद बोन की ग्रोथ नहीं होती। ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर जितने बड़े हम होते जाएंगे हमारे बोन की लेंथ बढ़ती जाएगी, नहीं, एक पर्टिकुलर एज के बाद क्या हो जाती है, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ग्रोथ नहीं होती। इसलिए मैं सारी चीजें यहाँ पे नॉर्मल बता रही हूँ, जिससे नाम आपको पता होगा तो आगे मैं समझा सकती हूँ कि मेटाफाइसिस मैंने बताया था, ग्रोथ प्लेट बताया था, एपिफाइसिस, डाइफाइसिस, तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि अरे ये स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट था, आपने तो दिखाया नहीं। इसीलिए इस डायग्राम में मैंने हर एक चीज दिखाने की कोशिश की है जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। समझ में आया? इसका मैंने डायग्राम भी रखा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सारी चीजें मेंशन है और मैंने बनाया है क्योंकि आपका बोलना ये है कि आपको बना के जो समझाया जाता है ज्यादा समझ में आता है, और ये है भी। ठीक है, फिर भी एक डायग्राम जिससे अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, यहाँ आप देख सकते हो क्या है डियर, ये स्पॉन्जी बोन है, ये स्पॉन्जी बोन है, ये एपिफाइजियल लाइन है। मैंने बोला था ना एक एज के बाद क्या होता है, ग्रोथ रुक जाता है, वहां पे एक सिर्फ लाइन रह जाता है जिसे हम एपिफाइजियल लाइन बोलते हैं। ये रेड बोन मैरो है, ये एंडोऑस्टियम है, ये कॉम्पैक्ट बोन है ना, बताया था कॉम्पैक्ट बोन, जिसमें क्या होता है, मेड्यूलरी कैविटी होता है। और ये आप देख सकते हैं येलो येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, ये येलो बोन मैरो है। ये पेरिऑस्टियम, बाहर की जो कवरिंग है उसे हम क्या बोलते हैं, अंदर की कवरिंग को हम एंडोऑस्टियम बोलते हैं, बाहर की जो कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिऑस्टियम बोलते हैं। न्यूट्रिएंट आर्टरी, मैंने बोला था ना यहाँ पे एक ब्लड सप्लाई जो करता है, न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है जहां से क्या निकलता है, न्यूट्रिएंट आर्टरी जो बोन को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। यहाँ पे आपको शायद दिख रहा है क्या, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। ठीक है, यहाँ नीचे तो नहीं दिखेगा, ऊपर देख लो, ये देख रहे हो ऊपर से इसके टिप पे ये वाला जो पार्ट प्रेजेंट होता है जो इसके बाहर से इस तरह से सराउंड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एपिफाइसिस है। बीच वाला पार्ट जो मैंने बताया था क्या होगा, मेटाफाइसिस होगा। उसके बाद ये शाफ्ट ऑफ द बोन, डाइफाइसिस हम बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, डिस्टल डाइफाइसिस होता है। ठीक है, डिस्टल एपिफाइसिस होता है। तो यही डायग्राम में मेन चीज क्या है कि अगर ऊपर वाला पार्ट है, जैसे बोन यहां से अटैच है, तो ये प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस होगा, और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो डिस्टल एपिफाइसिस होगा। तो यहाँ जो एपिफाइसिस बोला था वही चीज थोड़ा लिखा है उसमें, प्रॉक्सिमल और डिस्टल में कोई बात नहीं, जो ऊपर का होगा उसे हम प्रॉक्सिमल बोल देंगे, और एपिफाइसिस तो है ही, और जो नीचे एपिफाइसिस है इसे हम क्या बोल देंगे डियर, डिस्टल एपिफाइसिस बोल देंगे। यहाँ पे मैंने बोला था बीच वाला जो पार्ट होता है वो मेटाफाइसिस होता है, ये मेटाफाइसिस वाला पार्ट होता है जिसे हम ग्रोथ प्लेट बोलते हैं, बाद में ये क्लोज होता है तो क्या बोलते हैं, एपिफाइजियल लाइनिंग वहां पे रहती है। ठीक है, एक एज के बाद जो है ग्रोथ रुक जाएगी, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है। बोन की ग्रोथ मेनली पूछा जाएगा तो यहीं पे ग्रोथ प्लेट होता है, उससे ग्रोथ होता है बोन का। चलो, तो मुझे लगता है स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, यस और नो, सारी चीजें क्लियर हुई क्या? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप इसके बारे में लिख लो। ठीक है, जो जो चीजें मैंने समझा दी है, मुझे लगता है कि मैं लिखवाऊंगी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आप इन सारी चीजों के बारे में लिख लेना। जो स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन मैंने बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, तो मेन मेन हेडिंग तो लिख ही लेना। सबसे पहले मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या होता है, एपिफाइसिस। एपिफाइसिस आपने देखा, जो ऊपर वाला होगा उसे हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल, जो ऊपर होगा उसे हम क्या बोलेंगे डियर, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, जो नीचे की तरफ से होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टल एपिफाइसिस। एपिफाइसिस क्या होते हैं, एंड ऑफ द बोन, जो लॉन्ग बोन होते हैं, लॉन्ग बोन के एंड पे जो प्रेजेंट होता है, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। तो आपसे पूछा जाएगा कहां पे प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। तो ई से एपिफाइसिस, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, वैसे तो होना नहीं चाहिए। ई से एपिफाइसिस, ई से एंड ऑफ द बोन। एपिफाइसिस कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन पे प्रेजेंट होगा। प्रॉक्सिमल ऊपर वाला होगा और डिस्टल नीचे वाला होगा। सॉरी, ठीक है। मेटा
मेटाफाइसिस कहां प्रेजेंट होता है? मेटाफाइसिस प्रेजेंट बिटवीन एपीफाइसिस एंड डाइफाइसिस। मेटाफाइसिस कहां प्रेजेंट था? एपीफाइसिस एंड डाइफाइसिस। देखो मैंने डायग्राम अच्छे से समझा दिया, तो मैं वही चीज लिख रही हूं जो मैंने आपको समझाया है। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ प्लेट। इसे हमने क्या बोला? ग्रोथ प्लेट या फिर एपीफाइसियल प्लेट भी बोलते हैं। तो कहीं एपीफाइजल प्लेट या एपीफाइजल जैसे आपने लाइन देखा तो वो सेम चीज है। नेक्स्ट है डाइफाइसिस। डाइफाइसिस को डियर क्या बोला था? शाफ्ट ऑफ द बोन। प्रेजेंट बिटवीन द एपीफाइसिस। दोनों एंड पे एपीफाइसिस है, उन दोनों के बीच में जो शाफ्ट लॉन्ग प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शाफ्ट ऑफ द बोन। उसी को हम डाइफाइसिस बोलते हैं। शाफ्ट ऑफ द बोन या फिर डाइफाइसिस हम बोलते हैं। कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बिटवीन बोथ एपीफाइसिस। प्रेजेंट बिटवीन बोथ एपीफाइसिस। अभी मैं सिर्फ उस लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर को ही बता रही हूं। ये जो लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर था, तो इसमें आपने देखा दोनों एंड पे एपीफाइसिस था, इसके बीच में जो लॉन्ग लंबा सा शाफ्ट की तरह प्रेजेंट होता है उसी को हम डाइफाइसिस बोलते हैं, शाफ्ट ऑफ द बोन बोलते हैं। यहां पे क्या प्रेजेंट होता है डियर? कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये जो पार्ट होता है कॉम्पैक्ट बोन का, कॉर्टेक्स वाला पार्ट, वो टफेस्ट होता है, एकदम टफ होता है, ठीक है। उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? मेड्यूलरी कैविटी प्रेजेंट होता है। तो कॉम्पैक्ट बोन जो है वो इसे हम कॉर्टिकल बोन भी बोलते हैं, कॉर्टिकल बोन भी बोलते हैं। और ये क्या होता है डियर? कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, जो कैसा होता है? हार्ड होता है, टफ होता है। और इसमें मेड्यूलरी कैविटी होता है। क्या होता है डियर? मेड्यूलरी कैविटी। मेड्यूलरी कैविटी होता है। इस मेड्यूलरी कैविटी में क्या होता है? क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो प्रेजेंट होगा। और येलो बोन मैरो किसको क्या स्टोर करता है? येलो बोन मैरो में होता है, कहां चला गया बोन? येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ, स्टोरेज ऑफ या स्टोर हाउस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड समझ में आ रहा है? स्टोर हाउस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो मेड्यूलरी कैविटी या फिर मेड्यूलरी कैनाल हम बोलते हैं। समझ में आ गया? कहां प्रेजेंट है? कॉम्पैक्ट बोन, कॉर्टिकल बोन बोलते हैं। बाहर से जो टफेस्ट लाइनिंग होता है उसके बीच में कैनाल प्रेजेंट होता है, जिसे हमने कॉर्टेक्स बोला। क्या बोला मैंने? बाहर से, अभी डायग्राम देखोगे तो समझ में आ जाएगा, जो बाहर से टफ टफ होता है, हार्ड, जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको दिखाया भी था। देख रहे हो ये वाला पार्ट कितना टफ है, कितना हार्ड, ये जो पार्ट है ना, कितना हार्ड टफ है। कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, मैंने अपने डायग्राम में ये बनाया व्हाइट कलर का, कितना टफ है। उसके बीच में मेड्यूलरी कैविटी और मेड्यूलरी कैनाल प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? तो डाइफाइसिस, शाफ्ट ऑफ द बोन, प्रेजेंट बिटवीन बोथ एंड ऑफ द, प्रेजेंट बिटवीन बोथ एपीफाइसिस, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन को कॉर्टिकल बोन बोलते हैं, कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है। और यहाँ पे मेड्यूलरी कैविटी कैनाल होता है, येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, स्टोर हाउस ऑफ ट्राइग्लिसराइड होता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, क्या हमने किसके किसके बारे में बात कर लिया? हमने एपीफाइसिस के बारे में बात कर लिया, हमने डाइफाइसिस के बारे में बात कर लिया, हमने मेटाफाइसिस के बारे में बात कर लिया। अब इसमें क्या बचता है डियर? देखो एपीफाइसिस में मैंने बताया एंड ऑफ द लॉन्ग बोन पे प्रेजेंट होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी बोन। क्या बोलते हैं डियर? इसके बारे में भी लिख लेना। जैसे आपने डाइफाइसिस के बारे में लिखा है शाफ्ट ऑफ द बोन, कॉम्पैक्ट बोन होता है, वैसे जो एपीफाइसिस वाला एंड ऑफ द बोन होता है, ठीक है, लॉन्ग बोन के एंड में प्रेजेंट होता है, वहां पे क्या होता है डियर? जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन क्या कंटेन करता है? रेड बोन मैरो। और यहां रेड बोन मैरो में क्या होता है? हिमेटोपोइसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ हिमेटोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। समझ में आ गया? स्पॉन्जी बोन होगा, रेड बोन मैरो, हिमेटोपोइसिस का फॉर्मेशन करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेडुलरी कैनाल ये हो गया। अब इसके आपने देखा ये जो डायग्राम मैंने बनाया था, जैसे लॉन्ग बोन था, ठीक है, ये लॉन्ग बोन था, इस लॉन्ग बोन के एंड पे मैंने बनाया था कि ये जो स्ट्रक्चर है लॉन्ग बोन के, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज।
तो आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द एपिफाइसिस। कहाँ प्रेजेंट होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज? लिख लेंगे इसको, जैसा डायग्राम में बताया है वैसा ही लिखना है कि ये आर्टिकुलर कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होगा एट द आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट और कवर द एपिफाइसिस। ठीक है, जो टिप ऑफ द एपिफाइसिस होता है उसको कवर करता है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट और कवर द एपिफाइसिस के सरफेस को। ठीक है, एपिफाइसिस के सरफेस को, उसके टिप पे प्रेजेंट होता है, एपिफाइसिस के सरफेस को कवर करता है, कवर द एपिफाइसिस सरफेस। आपने देखा ये क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्योंकि यहां से क्या होगा, अब दूसरा बोन जब अटैच होगा तो वहां पे भी क्या प्रेजेंट होगा? आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, जिससे दोनों बोन में क्या नहीं होगा? फ्रिक्शन नहीं होगा, उसको प्रिवेंट करेगा। समझ में आ रहा? नहीं तो दोनों बोन आपस में लड़ भिड़ के मर जाएंगे। ठीक है, तो उन दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम, उसे फ्रिक्शन से, शेयरिंग से, टीयरिंग से बचाने के लिए जो है उसके टिप पे प्रेजेंट होता है क्या? आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। देखो आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में पता चल गया, प्रेजेंट और कवर द एपिफाइसिस सरफेस, सरफेस पे प्रेजेंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं इसके बारे में। आगे बढ़े अब। तो डायग्राम में मैंने जो चीजें बताई थी ना, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो ये कभी नहीं लिखती थी, मैं तो सबसे बढ़िया था, आप देखोगे मस्कुलों में सारे बोन को बनाया था, और एक एक बोन जैसे डायग्राम आता था ना, एक एक चीज माइंड में क्लियर हो जाता था। जैसे अगर मुझे कोई ये डायग्राम दे दे तो मुझे लिखा हुआ पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा, मैं बोलूंगी यार सिर्फ ये डायग्राम और इसकी नेमिंग दे दो, एक एक चीज मुझे पता चल जाएगा, क्या मेडुलरी कैविटी होता है, किसे बोलते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या होता है, सारी चीजें डायग्राम से याद करने की कोशिश करो। डायग्राम ऐसा बनाओ कि दिमाग में छप जाए और एक एक चीज याद हो जाए, लिखा हुआ जरूरत ही नहीं है। बाकी आपको नोट्स चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, जो लिखा हुआ ये सब चाहिए, वही जो मैंने बोला है वही सारी चीजें लिखा है, तो इतना मुझे लगता नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस पे इतना ज्यादा टाइम देना चाहिए। हिस्टोलॉजी ऑफ बोन पे आते हैं। अब बताओ हिस्टोलॉजी ऑफ बोन क्या है? हिस्टोलॉजी ऑफ बोन, अब बोन की हिस्टोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, क्या पढ़ेंगे डियर? माइक्रोस्कोपिक। अभी तक तो आप स्ट्रक्चर को वैसे ही देख रहे थे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अब हम उसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे बोन का। अभी आपने पूरा बोन देखा था, जिसे आप किसी भी माइक्रोस्कोप से कैसे भी देखने की जरूरत नहीं है, सीधा बोन उठाया और देखा, वो सारी चीजें दिखेगा, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, जो भी मैंने बताया, आपका डाईफाइसिस, वो बोन दिख जाएगा। ये शाफ्ट है, ये उसका एंड है, सारी चीजें, तो बोन पूरा दिख रहा था, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं थी। बट अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन में हम बोन टिश्यू के बारे में, बोन सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम दो टाइप से इसको पढ़ेंगे। कौन कौन सा? लॉन्ग बोन की बात करें तो क्या पढ़ते हैं डियर? कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, और स्पॉन्जी बोन। द हिस्टोलॉजी ऑफ बोन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। मैंने बता दिया था कॉम्पैक्ट बोन को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल बोन भी बोलते हैं, कॉर्टिकल बोन भी बोलते हैं, और जो ये स्पॉन्जी बोन होता है उसे हम कैंकेलियस बोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक नाम आपने देखा कि हम इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोन को कॉर्टिकल बोन बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन बोलते हैं, कैंकेलियस बोन भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में डियर? कॉम्पैक्ट बोन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉम्पैक्ट बोन। आप बोलोगे अभी तो बता दिया, कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है? जो शाफ्ट पे प्रेजेंट होता है, ये बताया था ना, ये वाला एंड तो क्या हो गया? एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, और ये जो शाफ्ट होगा इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? डाईफाइसिस है, शाफ्ट है, या फिर कॉम्पैक्ट बोन हमने बोला था। तो इसी के टिश्यू की स्टडी करने वाले, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट यहां से मैंने उठाया, और मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या प्रेजेंट होता है। ये जो कॉम्पैक्ट बोन होता है, यहां से अगर एक टिश्यू को उठाएं और इसकी स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें इस कॉम्पैक्ट या कॉर्टिकल बोन का, जो 80% ऑफ द बोन पार्ट को बनाने में, बोन में अगर पूछा जाएगा तो 80% ये कॉम्पैक्ट बोन बनाता है, और 20% जो होता है वो स्पॉन्जी बोन को फॉर्म करने में हेल्प करता है। समझ में आ गया? 80% तक क्या होता है डियर? कॉम्पैक्ट या कॉर्टिकल बोन, 20% तक आपका
स्पॉन्जी बोन और कैनकेलियस बोन होता है। अब इसका अगर मैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखूं तो आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहां पे क्या होता है, हेवर्शियन कैनाल सिस्टम करके हम पढ़ते हैं। टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है बट कोई बात नहीं, समझ लो आप। ठीक है, इस तरह से हेवर्शियन कैनाल सिस्टम होता है। अब इसमें भी बहुत सारे इस तरह से कैनाल्स होते हैं। ठीक है, हेवर्शियन सिस्टम होता है। क्या होता है डियर, हेवर्शियन सिस्टम होता है यहाँ पे इस तरह से। अब इसका भी एक अगर हम उठाएंगे, ऑस्टियन हम बोलते हैं हेवर्शियन सिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बोन। अगर मैं कॉम्पैक्ट बोन में यहाँ पे लिख रही हूँ और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा बताओ ये जो कॉम्पैक्ट बोन है, आपने बोला कॉम्पैक्ट बोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्टिकल बोन एंड कितना पार्ट बनाने में हेल्प करता है, कितना परसेंट तक अगर हम देते हैं कॉर्टिकल बोन होता है हमारे 80% तक होता है। ठीक है, इस कॉम्पैक्ट बोन में क्या होता है, हेवर्शियन सिस्टम या फिर हम ऑस्टियन बोलते हैं, ऑस्टियन या फिर ये हेवर्शियन सिस्टम होता है। ये जो हेवर्शियन सिस्टम या ऑस्टियन होता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये क्या होता है डियर, ये हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन होता है। ठीक है, अब इस एक ऑस्टियन की स्टडी करेंगे, एक हेवर्शियन सिस्टम की स्टडी करेंगे और माइक्रोस्कोपिकली हमने बोन में से उठाया, कॉम्पैक्ट बोन को देखा, हमें इस तरह का दिख रहा है, फिर हमने बोला ये एक ऑस्टियन है, एक ऑस्टियन को मैंने वहां पे उठाया और डायग्राम में बनाया कि ये देखो ये आ गया ऑस्टियन, जो इस तरह से रिंग फॉर्म में इस तरह से अरेंज है और इसके बीच में क्या है, हेवर्शियन कैनाल प्रेजेंट है। हेवर्शियन कैनाल में क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट है। तो जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट है इसे हमने क्या बोला, हेवर्शियन कैनाल। और यहां से आरआरबी में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हेवर्शियन कैनाल किस में प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है। समझ में आया। तो हेवर्शियन कैनाल के बारे में मैंने क्या बोला, ये जो हेवर्शियन सिस्टम ऑस्टियन, ये तो क्या होता है स्ट्रक्चर, एक तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बोन है हेवर्शियन सिस्टम। अब इसी एक को मैं पूरा दिखाऊंगी, लैमिले क्या होता है, लैक्यूना क्या होता है, कैनिलिकुलाई किससे कनेक्टेड होता है, ये सारी चीजें आपको समझना है, ये हेवर्शियन सिस्टम में आता है। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं, वही जो मैंने, देखो अब कंफ्यूज मत होना, इसी डायग्राम को मैं अच्छे से माइक्रोस्कोप में देखोगे तो एक एक चीज आपको अच्छे से दिखेगा, वो बताऊंगी। देखो ये देखो, वो जो स्ट्रक्चर था ये है हेवर्शियन कैनाल हो गया, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये हेवर्शियन कैनाल हो गया। अब इसके साइड में क्या होता है, रिंग फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट होगा। पहले मैं बना लूं फिर आपको समझाती हूं। ये देखो आपको रिंग टाइप में दिख रहा है, एक टफेस्ट स्ट्रक्चर होता है जो इस तरह के, ये एक टफ दिख रहा है, इस तरह से बहुत रिंग होते हैं, मैं सिर्फ एक बना रही हूं, इस तरह से गोले 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 में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। ये होता है आपका जो टफेस्ट स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करता है लैक्यूना को, उसे हम लैमेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैमेले बोल दो। ये क्या है आपका लैमेले, किसके, ये जो टफेस्ट स्ट्रक्चर है ये क्या किसको कनेक्ट करता है, इस लैक्यूने को। ठीक है, इसमें कौन प्रेजेंट होता है, आपके बोन सेल्स, आपके ऑस्टियोसाइट सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, तो लैक्यूना किसको ट्रैप कर रखा है, इस बोन सेल को ट्रैप कर रखा है। ठीक है, समझ में आया। अब ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। अब देखो इसके अंदर भी मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, ये भी कनेक्टेड होंगे लैमेले से इस तरह से, ये टफेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, बोन का ये क्या होता है, टफेस्ट पार्ट होता है जो लैक्यूना को कनेक्ट करता है, उसे हम लैमिला बोलते हैं। तो ये यही लाइन आपको लिखना है। ठीक है, यही लाइन आपको लिखना है। यहाँ पे बोन सेल्स इस तरह से होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था इस तरह से बोन सेल्स यहाँ पे भी ट्रैप करके रखा रहता है इसके अंदर, और इसे जो कनेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं डियर, ये देखो एक लैक्यूने इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है,
ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे हम क्या बोलते हैं, कैनिलिकुलाई। ठीक है, ये जो कनेक्टेड होता है, जो कनेक्ट करता है एक लेक्यूना को दूसरे लेक्यूना से कनेक्ट करता है, उसे हम डियर क्या बोलते हैं, कैनिलिकुलाई बोलते हैं। समझ में आए? देखो एक तरह से आपको पूरा नेटवर्क दिख रहा है, जाल की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो एक से फिर ऐसे ही इससे इससे आगे कनेक्टेड होते हैं, और भी जो बोन सेल्स इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, यहाँ से निकलते हैं, इससे कनेक्टेड होते हैं लेक्यूना से। समझ में आया? और ये हैवर्शियन कैनाल है जो बीच में मैंने बनाया है, जहां पे क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, ये आपका इस तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या है, हैवर्शियन कैनाल। यहाँ पे डायग्राम में लिख लो, ये आपका क्या हो गया, हैवर्शियन कैनाल हो गया, हैवर्शियन कैनाल। और ये जो हैवर्शियन कैनाल होते हैं, इस तरह से और भी बहुत सारे हैवर्शियन कैनाल, जैसे ये मान लो ये हैवर्शियन कैनाल है, ये हैवर्शियन कैनाल है, ये हैवर्शियन कैनाल है। तो ये हैवर्शियन कैनाल क्या होते हैं, एक दूसरे से इस तरह से हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे, हॉरिजॉन्टली इस तरह से कनेक्टेड होंगे। देखो साथ साथ बनाते जाना, क्योंकि इसमें और खिचड़ी पकती जाएगी तो बाद में स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इस तरह से नर्व्स, ब्लड वेसल सब प्रेजेंट होंगे और एक दूसरे से आपने देखा कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टली। इसे हम बोलते हैं, इस कैनाल को हम बोलते हैं वॉकमैन कैनाल। क्या बोलते हैं डियर, ये जो कैनाल है जो हैवर्शियन कैनाल को जोड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉकमैन्स कैनाल, वॉकमैन्स कैनाल। अरे बोलो, समझ में आया? क्या बोला मैंने? अरे मैडम क्या बना दिया, बोन सेल समझ नहीं। देखो इतना अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि ये एक बोन है, जिसमें से कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर आपको देखना पड़े तो किस तरह का दिखेगा, इतना इंटरेस्टिंग मैं बता रही हूँ। बोन का एक पार्ट लिया मैंने, दिखाया इस तरह के बहुत सारे हैवर्शियन सिस्टम होते हैं, जिसमें से एक को हम उठाए, ऑस्टियन, जो कि क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बोन होता है। उस ऑस्टियन और हैवर्शियन सिस्टम को हम माइक्रोस्कोपिकली इस डायग्राम को देखें बड़े में करके, तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखता है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है, लैमेला होता है, जो कि टफेस्ट पार्ट होता है, बोन का टफेस्ट पार्ट होता है, जो एक दूसरे लैक्यूने को कनेक्ट करके रखता है। और लैक्यूना एक तरह का स्पेस होता है बिटवीन द लैमेला। आप बोल सकते हो दो लैमेला के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लैक्यूना बोलते हैं। और लैक्यूना क्या करता है, लैक्यूना ट्रैप द ऑस्टियोसाइट सेल्स, जो बोन सेल्स होता है उसको लैक्यूना ट्रैप करके रखता है। तो आप इसके अंदर ये जो सेल है, बोन सेल, जिसे आपने क्या बोला, मैच्योर बोन सेल, क्या बोलते हो आप, ऑस्टियोसाइट, इसको ट्रैप करके रखता है। तो आप देख सकते हो ये बोन सेल ऑस्टियोसाइट आपको दिख रहा है इन बिटवीन द लैक्यूना, जो ट्रैप्ड है। ठीक है, और फिर ये क्या होते हैं, पिंक कलर के स्ट्रक्चर से मैंने कनेक्ट किया है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कैनिलिकुलाई। नाम ही इसका क्या है, कैनिलिकुलाई, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है, एक लेक्यूना को दूसरे लेक्यूना से कनेक्ट करने का काम करता है। समझ में आया? अरे बोन में ऐसे थोड़ी ना हो जाता है, सबको चाहिए ना पूरा बोन स्ट्रक्चर भी तो समझ में आना चाहिए। आपको बोन लगता है यार कितना टफ है, कौन पढ़ता होगा ये बोन, टफ नहीं है, बट आपको ये समझना है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसलिए बताया कि आगे अगर मैं चीजें समझाऊं, पैथोफिजियोलॉजी समझाऊं, या कोई बोन में प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे चीजें समझाऊं, या जैसे यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है वॉकमैन कैनाल, हैवर्शियन कैनाल का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत ना हो कि भाई क्या है ये हैवर्शियन कैनाल, होता कहाँ है, तभी तो एनाटॉमी पढ़ोगे, जब भी तो समझ में आएगा। वॉकमैन्स कैनाल क्या है, दो हैवर्शियन कैनाल को कनेक्ट करने के लिए जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है उसे हम वॉकमैन कैनाल बोलते हैं। तो VH से आप याद रख सकते हो क्या, V से वर्टिकल, सॉरी, वॉकमैन कैनाल कैसे प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है। वी से क्या है, वॉकमैन कैनाल कैसे प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रेजेंट होता है, एक हैवर्शियन कैनाल को दूसरे हैवर्शियन कैनाल से कनेक्ट करता है हॉरिजॉन्टली, उसे हम बोलते हैं वॉकमैन्स कैनाल। तो ये एक तरह से मैंने ट्रिक बताया, बाकी आप वैसे याद रखो तो वैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये क्या था डियर, क्या बनाया मैंने यहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन, कॉम्पैक्ट बोन, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। देखो मैंने ज्यादा चीजें लिखी नहीं है, बट मैंने जो समझाया है वही चीज आपको लिखना है इस स्ट्रक्चर में। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन जो है, कॉम्पैक्ट टिश्यू मैंने यहाँ पे बनाया है, तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। एक तो मैंने लैमिला के बारे में बताया, ये लैमिला क्या होता है। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया, लैक्यूना के बारे में बताया, लैक्यूना क्या होता है। तो लैमिला इज द टफेस्ट स्ट्रक्चर जो क्या करता है, कनेक्ट द
कनेक्ट द लैक्यूना, जो लैक्यूना को एक दूसरे लैक्यूना से कनेक्ट करता है। समझ में आया? और लैक्यूना पूछा जाएगा, लैक्यूना क्या है? लैक्यूना इज द स्पेस बिटवीन द लेमिला। लेमिला जो टफेस्ट एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं लैक्यूना। तो लैक्यूना क्या है? लैक्यूना इज अ स्पेस बिटवीन लेमिला। लैक्यूना इज द स्पेस बिटवीन, इट इज अ स्पेस बिटवीन लेमिला, लेमिला के बीच में, द स्पेस बिटवीन लेमिला, द स्पेस बिटवीन लेमिला इज कॉल्ड एज लैक्यूना। ठीक है, द स्पेस बिटवीन लेमिला इज कॉल्ड एज लैक्यूना। समझ में आया? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बुक की लैंग्वेज ना लिखवा के जो मैं समझा रही हूँ ना, मैं उसी लैंग्वेज में लिखवाऊं, क्योंकि हमें कहीं पे जाके लिखना नहीं है, हमें चीजों को याद करना और क्वेश्चंस करना है। समझ में आ रहा है? तो लैक्यूना क्या है? द स्पेस बिटवीन लेमिला। लेमिला एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर, जो आपने बोला इस तरह का रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होगा, चारों तरफ से आपने हैवर्शियन कैनाल के चारों तरफ रिंग टाइप का स्ट्रक्चर देखा है। तो वो जो रिंग होता है, टफेस्ट रिंग होता है, जिसे हम लेमिला बोलते हैं। लेमिला इज क्या बोलोगे आप? इट टफेस्ट रिंग, टफेस्ट रिंग around the Haversian canal. It is a toughest ring around the Haversian canal. और आपने बोला लैक्यूना वो होगा जो इस लैमिला के बीच में स्पेस, क्योंकि ये टफेस्ट रिंग के बीच में स्पेस था। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द लैमिला इज कॉल्ड एज लैक्यूना, एंड लैक्यूना ट्रैप द, इस लैक्यूना के अंदर क्या होता है? इस लैक्यूना के अंदर ऑस्टियोसाइट सेल trapped inside the lacuna। मुझे लग रहा है आपको समझ में थोड़ा सा ध्यान से करके समझना पड़ेगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे जैसे डायग्राम बनाए वैसे ही मैंने लिखा है कि लैक्यूना क्या होता है। ऑस्टियोसाइट सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑस्टियोसाइट सेल ट्रैप्ड इनसाइड द लैक्यूना के अंदर ट्रैप्ड होते हैं, लैक्यूना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लैक्यूना क्या होता है ये भी समझ में आ गया। तो तीसरा लिखना, कैनलिकुलाई क्या होता है? कैनलिकुलाई क्या होता है? तो ये जो कैनलिकुलाई मैंने बताया है, ये कैनलिकुलाई स्ट्रक्चर होता है विच कनेक्ट द लैक्यूना। एक देखो ये रिंग है, इसमें लैक्यूना प्रेजेंट है, फिर ये रिंग है, यहाँ पे लैक्यूना प्रेजेंट है, तो एक लैक्यूना को दूसरे लैक्यूना से कनेक्ट करने का काम करता है। कैनलिकुलाई का मतलब आप लिख सकते हो कनेक्ट द लैक्यूना इन अ क्लोज्ड फॉर्म। समझ में आया? कनेक्ट द लैक्यूना इन द क्लोज्ड फॉर्म। समझ में आ गया? तो कैनलिकुलाई के बारे में हो गया। फिर आप बोलोगे ये वॉकमैन्स कैनाल क्या है? हैवर्शियन कैनाल क्या है? हैवर्शियन कैनाल प्रेजेंट इन द सेंटर। ठीक है, हैवर्शियन कैनाल आपने देख लिया, ये है हैवर्शियन कैनाल। तो मुझे नहीं लगता इसे कुछ लिखने की जरूरत होगी, बट लिखना है तो आप लिख सकते हो 4th नंबर पे। हैवर्शियन कैनाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैवर्शियन कैनाल प्रेजेंट इन सेंटर, आपने देखा ये सेंटर में प्रेजेंट था, प्रेजेंट इन सेंटर। एंड क्या कैरी करता है? यहाँ पे क्या होता है हैवर्शियन कैनाल के अंदर? ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होते हैं। हैवर्शियन कैनाल में क्या प्रेजेंट होता है डियर? तो यहाँ प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट नंबर पे अगर मैं बात करूं 5th नंबर पे, तो मैंने बताया आपको वॉकमैन्स कैनाल होता है। और ये वॉकमैन्स कैनाल क्या होता है? तो वॉकमैन्स कैनाल मैंने बोला जो दो हैवर्शियन कैनाल को हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करता है। ये हैवर्शियन कैनाल है, ये हैवर्शियन कैनाल है, और जो इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली कनेक्ट कर रहा है उसे हम बोलते हैं वॉकमैन्स कैनाल। ठीक है, तो वॉकमैन्स कैनाल connect to Haversian canal horizontally। समझ में आ गया? जो हॉरिजॉन्टली उसे कनेक्ट करता हो, कनेक्ट टू हैवर्शियन कैनाल हॉरिजॉन्टली इज कॉल्ड एज वॉकमैन्स कैनाल। तो मुझे लगता है आपको सारी चीजें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। जो मैंने डायग्राम बनाया है इसके अंदर लेमिला क्या होता है, लैक्यूना क्या होता है, कैनलिकुलाई क्या होता है, वॉकमैन्स कैनाल क्या होता है, हैवर्शियन कैनाल क्या होता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलो, और भी मैंने ज्यादा टफ नहीं किया है, इसमें और भी कोलेजन फाइबर्स होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो इसको बनाने में आगे बोन को हेल्प करते हैं। किस तरह से होता है वो भी आगे देखेंगे। ये देखो, ये देखो क्या स्ट्रक्चर है, ये ऑस्टियन हैवर्शियन सिस्टम का, जैसे मैंने डायग्राम बनाया था ना वही है। ये एक तरह का हैवर्शियन सिस्टम होता है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये हैवर्शियन सिस्टम होता है जिसमें से एक, ये देखो हैवर्शियन सिस्टम है और बीच में कैनाल है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स है, दिख रहा है आपको। तो ये ऑस्टियन या हैवर्शियन सिस्टम, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बोन। ठीक है, सरकमफेरेंस से ये लैमिला होता है, मैंने बताया था ना, टफेस्ट जो रिंग टाइप में होता है, एक तरह से ऐसे गोल गोल करके रिंग बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा सा और माइक्रोस्कोपिक को बड़ा करके बी स्ट्रक्चर में दिखाया है। ये तो पेरिओस्टियम है, बाहर की कवरिंग को क्या बोला, पेरिओस्टियम, और फिर लैमिला इस तरह से रिंग में, यहाँ पे जो रिंग में प्रेजेंट है ये देखो लैमिला, लैमिला ये जो रिंग में प्रेजेंट है ना, ये इस तरह से। ठीक है, तो लैक्यूना क्या होता है, लैक्यूना मैंने बोला इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस होगा, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा ना उसे ही हम क्या बोलेंगे डियर, इन दोनों के बीच में देखो स्पेस है, इसे ये हमने क्या बोला, लैक्यूना बोला। और कैनकेलियस क्या करता है, इस तरह से इसको कनेक्ट करने का, देखो एक लैमिला को, ये देखो ये कैनिलिकुलाई है, ये कैनिलिकुलाई है, डायग्राम अच्छे से देखोगे ना समझ में आ जाएगा, मैं हटा रही हूँ सारी चीजें, देखो फिर से हटा रही हूँ, अच्छे से देखना, दोबारा से दिखा रही हूँ। ये देखो, ये हो गया एक रिंग रिंग टाइप में, टफेस्ट रिंग मैंने जो बोला था, ये येलो कलर का बना रही हूँ, ठीक है। ये तो ये तो हो गया कौन सा, ये हो गया लैमिला, टफेस्ट रिंग। इसके बीच में जो स्पेस था, इसके बीच में ये जो स्पेस था, इसे हमने क्या बोला, इसे हमने लैक्यूना बोला। और लैक्यूना के अंदर आपको ऑस्टियोसाइट सेल दिख रहे होंगे, इसके अंदर आपको ऑस्टियोसाइट सेल दिख रहे होंगे, ये देखना जरा, ये ऑस्टियोसाइट सेल है, ये रेड कलर का बना देती हूँ, ये ऑस्टियोसाइट सेल है, ये दिख रहा है ऑस्टियोसाइट सेल, इसके अंदर ट्रैप है, किसके अंदर है, लैक्यूना के अंदर है। और जो ये लाइनिंग आपको दिख रहा है ना, एक लैक्यूना, वो तो मैंने ऐसे बनाया, एक लैक्यूना को दूसरे लैक्यूना से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है, एक लैक्यूना को दूसरे लैक्यूना से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो रेड कलर का ये जो लाइन बनाया ना, पूरे में लाइनिंग लाइनिंग आपको दिख रहा है, वो कैनिलिकुलस होता है, कैनिलिकुलाई होता है। और सेंटर में क्या होता है, हैवर्शियन कैनाल होता है। और ये तो अभी इतना सा हैवर्शियन कैनाल खोल के दिखाया है इस तरह से, ये पूरा हैवर्शियन कैनाल होता है जिसके अंदर देखो ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। समझ में आया, देखो हैवर्शियन कैनाल में नर्व फाइबर है, वेन है, आर्टरी है, वही मैंने बोला, ब्लड वेसल्स होंगे, आर्टरी होगा, वेन होगा और नर्व फाइबर्स होंगे। ये एक ऑस्टियन का स्ट्रक्चर है जिसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बोन बोलते हैं। ये लैमिला होता है, जो रिंग टाइप में आपको दिख रहा है, ये लैमिला है। ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इस तरह से रिंग फॉर्म जो कर रहे हैं, ठीक है। और ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट सेल, बीच बीच में ये जो सेल्स आपको दिख रहा है लैमिला के बीच में, जो लैक्यूना होता है वो ऑस्टियोसाइल सेल को ट्रैप करके रखता है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है इस तरह का स्ट्रक्चर, ये तो कॉम्पैक्ट बोन का था, ये कॉम्पैक्ट बोन का था। बट ये जो ट्रेविकुलाई होते हैं, ट्रेविकुलाई स्ट्रक्चर्स, इस तरह के जाल टाइप नेटवर्क नेटवर्क होते हैं ना, जाल बना हुआ है, तो जाली नुमा हनीकॉम स्ट्रक्चर का जो होता है उसे हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन में होता है। तो ये मैंने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किसका दिखाया था डियर, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन था। अगर आपसे पूछा जाएगा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पॉन्जी बोन भी हमें बता दो, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अभी समझ रहे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पॉन्जी बोन का बताओ। तो स्पॉन्जी बोन देखो एक तरह से नेटवर्क जाल टाइप मैंने बोला था ना, इस तरह का बना हुआ था। और फिर दूसरा भी इस तरह से था, ठीक है। तो एक टाइप से इसको ऐसे मिला दो, इस तरह से नेटवर्क, है ना, ये इस तरह से पूरा एक तरह से नेटवर्क की तरह, जाल की तरह ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है, जाल की तरह बना हुआ होता है। यहां से अगर मैं स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चर लूं, स्पॉन्जी बोन आपने कहां बोला था, इस तरह से एपिफाइसिस वाले पार्ट में होगा स्पॉन्जी बोन, ये इस तरह से यहाँ पे होता है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिखाया। इसको मैं एक थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बना दूं, तो यहाँ पे इस तरह के ट्रेविकुलाई होते हैं, ये देखो, आप समझना थोड़ा सा,
ये जो मैंने येलो कलर का बनाया ना, ये ट्रेविकुलाई है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है। ये एक मैंने यहां से उठाया स्ट्रक्चर और बताया आपको, यहां से एक स्ट्रक्चर उठाया छोटा सा और इसको दिखाया है, ठीक है। समझने की कोशिश करना थोड़ा। और इसके अंदर क्या होता है डियर, रेड बोन मैरो, इस तरह से। अब आपको पता चला रेड बोन मैरो कहाँ होता है, ट्रेवेकुलाई। इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो येलो कलर का बना है इसे ट्रेवेकुलाई बोलते हैं, जहां पे क्या प्रेजेंट है डियर, रेड बोन मैरो। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऑस्टियोसाइट सेल्स। हम लोग अब यहाँ का, यहाँ, ठीक है। चलो, तो स्ट्रक्चर तो बन गया, इसको लिख लेते हैं। ये जो येलो कलर का मैंने बनाया है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेवेकुले, ठीक है। ट्रेवेकुलाई बोलते हैं हम इसको। और इसके बीच में क्या होता है, ट्रेवेकुलाई जो बना हुआ है इसमें ये रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो। और ये हमारी ऑस्टियोसाइट सेल। बोन सेल को तो नहीं छोड़ दोगे ना, रेड बोन मैरो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा स्पॉन्जी बोन होता है, ये जो हमारा स्पॉन्जी बोन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कैनकेलियस बोन भी बोलते हैं, ठीक है। कैनकेलियस बोन भी बोलते हैं। हमारे पूरे लॉन्ग बोन का कितना परसेंट पार्ट बनाता है, 20%। 20% बनाता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, हनीकॉम। कैसा होता है डियर, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो ये स्पॉन्जी बोन के बारे में था। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ट्रेवेकुले प्रेजेंट होता है, जो चारों तरफ से देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर बना स्पॉन्जी बोन है, ट्रेवेकुले के अंदर है। और उसके बीच में जो स्पेस है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑस्टियोसाइट सेल। उसके बीच में जो स्पेस होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑस्टियोसाइट सेल। ये हमारा कौन सा बोन हो गया डियर, स्पॉन्जी बोन हो गया। और स्पॉन्जी बोन में मैंने बताया था क्या प्रेजेंट होगा डियर, रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो किस में हेल्प करेगा, ये रेड बोन मैरो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ये ब्लड सेल का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेंगे। क्लियर है। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था जो मैंने दिखाया, यही वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैनेलिकुलाई दिखाया है, मतलब थोड़ा बिग करके दिखाया। ऑस्टियोसाइट सेल बताया था ना, कैनेलिकुलाई, ये ऑस्टियोसाइट सेल ट्रैप होगा। ये लेक्यूना है, लेक्यूना के अंदर ये ऑस्टियोसाइट सेल होते हैं जो कैनेलिकुलाई से कनेक्टेड होते हैं। भाई उसको न्यूट्रिएंट तो चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि बोन में एक जगह होगा। तो बोन में इसलिए हैवर्शियन कैनाल होते हैं जिसमें आर्टरी वेन्स होता है, जिससे बोन को भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलता रहे। देख लो इस तरह से, है ना, कनेक्टेड है। ये कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर है। वैसे ये कौन से बोन का स्ट्रक्चर है डियर, कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इसीलिए ये कैनाल्स होते हैं जहां ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं, और वो क्या करेंगे, ब्लड सप्लाई प्रॉपर इसको करते रहेंगे। और साइड में जो आपको दिख रहा है इस तरह से हनीकॉम टाइप स्ट्रक्चर, ये कौन सा होता है डियर, ये स्पॉन्जी बोन होता है, ठीक है। ये स्पॉन्जी बोन होता है। आगे बढ़ते हैं। ये हैवर्शियन सिस्टम का बनाया था जिसे हमने फंक्शनल यूनिट ऑफ द बोन बोला था। और भी मैंने डायग्राम्स डाला है, कॉर्टिकल बोन है, ऑस्टियन वाला पार्ट है जो मैंने दिखाया था। इस तरह से अरेंज होते हैं जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाए। बाकी मैंने समझा दिया है। बोन टिश्यू हैज अ हनीकॉम लाइक मैट्रिक्स इंटरनली व्हिच हेल्प टू गिव द बोन रिजिडिटी, ठीक है। देख रहे हो इस तरह का, ये रियल बोन जिसमें इस तरह का हनीकॉम टाइप स्ट्रक्चर है। स्पॉन्जी बोन है ना, जिसे आपने हनीकॉम टाइप स्ट्रक्चर बोला था, तो इस तरह से यहाँ पे हनीकॉम को रखा है जिससे आप कंपेयर करके चीजों को याद कर पाओ, ठीक है। चलो, ब्लड सप्लाई टू द बोन्स मैंने बता दिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन तो वैसे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, रीजनल क्लासिफिकेशन है इसका। अकॉर्डिंग टू शेप हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के बहुत सारे टाइप है। जैसे हमने पहला टाइप क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ बोन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ बोन हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, लॉन्ग बोन। और लॉन्ग बोन में भी क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। आप बोलोगे लॉन्ग बोन में भी क्लासिफिकेशन कैसे होता है, एक टिपिकल लॉन्ग बोन होता है। क्या होता है, एक टिपिकल लॉन्ग बोन होता है,
टिपिकल लॉन्ग बोन कहने का मतलब क्या होगा, जो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था, टिपिकल लॉन्ग बोन वो होगा जिसका एपिफाइसिस दोनों साइड से होगा, और क्या होगा, डाइफाइसिस होगा, मेटाफाइसिस होगा, क्या होगा, दो एपिफाइसिस होगा, एक डाइफाइसिस होगा, तीन सरफेस होंगे इसके, ठीक है। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, टिपिकल लॉन्ग बोन बोलेंगे। लेकिन एक क्या होता है, मिनिएचर लॉन्ग बोन। कौन सा होता है डियर, मिनिएचर लॉन्ग बोन। मिनिएचर मतलब शॉर्ट लॉन्ग बोन होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, यहाँ पे जो हमारे मेटाकार्पल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं, वो भी एक तरह का लॉन्ग बोन होता है। लेकिन वहां पे क्या होता है डियर, वहां पे क्या होता है, एक ही एपिफाइसिस होगा, एक ही डाइफाइसिस होगा, एक ही एपिफाइसिस, एक ही डाइफाइसिस होगा। और जो बोन का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर डाइफाइसिस के अंदर होता है, और जो सेकेंडरी सेंटर होता है उसका ऑसिफिकेशन सेंटर, वो कहां पे होता है, एपिफाइसिस के अंदर होता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर यहां प्रेजेंट होता है, और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो है वो एपिफाइसिस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो मिनिएचर लॉन्ग बोन होते हैं उसमें क्या होता है, एक ही आपका यहाँ पे आपने देखा दो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर है, एक प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर है। लेकिन जो मिनिएचर लॉन्ग बोन होते हैं उसमें एक ही ऑसिफिकेशन सेंटर होता है, एक प्राइमरी होगा, एक ही सेकेंडरी होता है, ठीक है। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होगा। लेकिन जो टिपिकल लॉन्ग बोन होते हैं उसमें एक प्राइमरी और दो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं। क्लियर है। तो देखो टिपिकल लॉन्ग बोन में कौन से आएंगे एग्जाम्पल, टिपिकल लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे फीमर हो गया, टीबिया हो गया, फिबुला हो गया, ठीक है। फीमर हो गया, टिबुला हो गया, फिबुला हो टीबिया, फिबुला, ह्यूमरस, ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया। ये सब है टिपिकल लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एपिफाइसिस होंगे दोनों एंड पे, एपिफाइसिस बीच में डाइफाइसिस होगा, एक इसके सेंटर में क्या होगा, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर दोनों ही एपिफाइसिस में प्रेजेंट होगा। लेकिन जो मिनिएचर लॉन्ग बोन होते हैं, मिनिएचर लॉन्ग बोन के अंदर क्या होगा डियर, मिनिएचर लॉन्ग बोन के अंदर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो इसका एग्जाम्पल हो गया मेटाकार्पल, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस हो गया, मेटाटार्सल हो गया, ठीक है। ये आपका मिनिएचर। तो मिनिएचर का मतलब समझ जाओ, मिनिएचर का मतलब क्या था, शॉर्ट। मिनिएचर का मतलब क्या होता है डियर, शॉर्ट लॉन्ग बोन। और टिपिकल बोन का मतलब क्या होता है, टिपिकल मतलब टिपिकली कहते हैं ना, एकदम टिपिकल क्या है, लॉन्ग बोन ही है, लॉन्ग बोन। तो उसके फीचर्स आपने देख लिए। मिनिएचर लॉन्ग बोन का जो जो फीचर्स मैंने बोला है, इसमें एक ही एपिफाइसिस होता है, एक साइड से एपिफाइसिस, एक ही यहाँ पे डाइफाइसिस होता है, ठीक है। थोड़ा सा और बोन को खोल के देखेंगे, वैसे इतना डिटेल में जरूरत नहीं है। एक ही इसमें प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है, और एक ही इसमें क्या होता है, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, ऑसिफिकेशन सेंटर, एक ही प्राइमरी एक ही सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होगा मिनिएचर लॉन्ग बोन के अंदर। तो टिपिकल लॉन्ग बोन पता चल गया, मिनिएचर लॉन्ग बोन पता चल गया आपको, यस। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लिख लिया आप लोगों ने, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? चलो ठीक है, थर्ड देखते हैं। ये चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। मिनिएचर हो गया, टिपिकल हो गया, एक मॉडिफाइड लॉन्ग बोन होता है। ये सब लॉन्ग बोन का टाइप है। वैसे पूछा जाए तो लॉन्ग बोन सब सारे लॉन्ग बोन में ही आते हैं, बट कभी कभी क्लासिफिकेशन पूछ ले, अभी तक वैसे पूछा नहीं है, बाकी देख लेना। मॉडिफाइड, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। और ये जो मॉडिफाइड लॉन्ग बोन होते हैं, ये कौन से होते हैं डियर, जिसके अंदर मेड्यूलरी कैनाल नहीं होता। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन क्या होता है, जिसके अंदर मेड्यूलरी कैनाल, अभी जो मैंने पढ़ाया था वो नहीं होता, नो मेड्यूलरी कैनाल। यहाँ पे क्या होंगे, नो मेड्यूलरी कैनाल, यहाँ पे मेड्यूलरी कैनाल नहीं होंगे, और उसे हम बोलते हैं मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। एग्जाम्पल पूछा जाएगा क्लैविकल, क्या होगा, क्लैविकल, जिसे हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, जिसे हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं।
ब्यूटी बोन बोलते हैं, क्लैविकल को कॉलर बोन बोलते हैं, इसमें कोई मेडुलरी कैनाल नहीं होता, ये मॉडिफाइड लॉन्ग बोन होते हैं। लॉन्ग बोन 3 टाइप का बताया, टिपिकल, मिनिएचर एंड मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। दूसरे टाइप का बोन क्या होता है, शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन हमारे कौन से होते हैं, एग्जाम्पल कार्पल होते हैं, ठीक है, टार्सल्स बोन होते हैं, ये हमारे शॉर्ट बोन होते हैं। फिर हमारा इरेगुलर बोन आता है। इरेगुलर बोन कौन से होते हैं डियर, जो इरेगुलर शेप का होता है, बताओ कौन सा होगा इरेगुलर शेप का बोन। इरेगुलर शेप का जैसे कि आपका वर्टिब्री हो गया, वर्टिब्री हो गया, जैसे आपका और कौन सा हो जाएगा, हिप बोन हो जाएगा, हिप बोन हो जाएगा। और इरेगुलर शेप का कौन सा होता है, स्फिनॉइड होता है, स्फिनॉइड होता है, इथमॉइड होता है। ये सब आपके कैसे होते हैं, इरेगुलर बोन होते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फ्लैट बोन की, कि फ्लैट बोन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल बताओ, तो आप बोलोगे फ्लैट बोन का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, फ्लैट बोन आपका होता है स्कल बोन। स्कल बोन आपका फ्लैट बोन होता है। या फिर आप बोलोगे कौन सा बोन हो गया डियर, रिब्स हो गया, रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, ये सब आपके फ्लैट बोन में आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और कौन से होते हैं आपके, सेसेमॉइड बोन होते हैं, सेसेमॉइड बोन होते हैं। सेसेमॉइड बोन का क्या फीचर होता है कि ये टेंडन्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता, यहाँ पे कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होता, यहाँ पे कोई पेरिओस्टियम नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे टाइप के सेसेमॉइड बोन जिसका मैंने इतना ज्यादा क्लिनिकल फीचर्स बताया है कि यहाँ मेडुलरी कैनाल नहीं होगा, पेरिओस्टियम नहीं होगा, ठीक है, इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, तो ऐसे कौन सा ब्लड सप्लाई मतलब सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां से मिलता है, बट यहाँ पे कोई पेरिओस्टियम मेडुलरी कैनाल ही नहीं होता, ठीक है। और ऐसे बोन का सेसेमॉइड बोन जो किससे, टेंडन से कनेक्टेड रहते हैं, जॉइंट कैप्सूल्स में प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे बोन कौन से होते हैं, इसका सबसे बेस्ट लार्जेस्ट सेसेमॉइड बोन कौन सा होता है, पटेला। सबसे लार्जेस्ट, यहां पे आपसे क्या क्वेश्चंस पूछाएगा बताओ, सबसे लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सेसेमॉइड बोन, लार्जेस्ट सेसेमॉइड बोन कौन सा है, तो आप बोलोगे लार्जेस्ट सेसेमॉइड बोन पटेला होता है। और दूसरा एग्जांपल अगर मान लो और पूछा जाए तो आप पिसी फॉर्म कर सकते हो। पिसी फॉर्म क्या है, ये हमारा कार्पल बोन है। कौन सा बोन है डियर, ये हमारा कार्पल बोन है। कार्पल बोन का स्ट्रक्चर है पिसी फॉर्म, पटेला लार्जेस्ट सेसेमॉइड बोन है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा बोन है, निमैटिक बोन। और न्यूमैटिक बोन क्या होता है डियर, न्यूमैटिक तो नाम से सुन के पता चल रहा है, यहाँ पे पैरानेजल एयर साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एयर फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होगा, एयर फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होगा जिस बोन में, उस टाइप के बोन को हम न्यूमैटिक बोन बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो अराउंड द नोज ये प्रेजेंट होता है, ये सारे बोन अराउंड द नोज प्रेजेंट होगा, इससे बड़ा और कोई हिंट नहीं हो सकता कि अराउंड द नोज ही ये सारे बोन प्रेजेंट होते हैं, एयर फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, पैरा नेजल एयर साइनसेस यहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट वेट ऑफ द स्कल, ये एयर फिल्ड लाइट वेट ऑफ द स्कल, लाइट वेट ऑफ स्कल ड्यू टू एयर, ये जो एयर फिल्ड कैविटी है, ये जो पैरानेजल साइनसेस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से लाइट वेट ऑफ द स्कल होता है, हमारे साउंड, हमारे वॉइस को रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस टू द साउंड, रेजोनेंस टू द साउंड ड्यू टू, बताओ क्यों होता है रेजोनेंस टू द साउंड, ड्यू टू दिस पैरानेजल एयर साइनसेस प्रेजेंट इन बिटवीन द बोन्स, ठीक है। तो ये समझ में आया कि लाइट वेट होगा, नहीं तो हमारे स्कल का वेट इतना भारी होता कि हम पूरे दिन गर्दन में लगा के घूमते रहते, अरे बहुत वेट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही लाइट वेट का होता है, हमारे वॉइस में रेजोनेंस का काम करता है, पैरानेजल साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप के न्यूमैटिक बोन को जानने के लिए तो बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है, बता दो इसका एग्जाम्पल क्या है, मैक्सिला, मैंने बोला ना सारे ही अराउंड द नोज प्रेजेंट होंगे। मैक्सिला हो गया आपका, फ्रंटल बोन हो गया आपका, इथमॉइड बोन हो गया, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, कौन कौन सा हो जाएगा, और भी कोई हो तो ऐड कर लेना, ठीक है। मैक्सिला हो गया आपका, और कौन सा हो गया डियर, और अराउंड द नोज फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन, और कौन सा हो गया आपका, इथमॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन,
ठीक है, कौन कौन सा हो गया? अराउंड द नोज जो प्रेजेंट है, हमारे नोज के अराउंड में क्या प्रेजेंट है? हमारा मैक्सिला प्रेजेंट है। पीछे से अगर हम देखें तो हमारा कौन सा, यहाँ पे फ्रंटल बोन प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा स्फिनॉइड बोन प्रेजेंट है। ये सब न्यूमैटिक, ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताया। तो जिसमें भी एयर फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होता है उन सब बोन का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। एग्जाम्पल में मैंने बता दिया कि अराउंड द नोज जो प्रेजेंट होगा, जैसे कि हमारा मैक्सिला है, फ्रंटल है और यहाँ पे स्फिनॉइड वाला पार्ट है, ये हमारा क्या होता है? न्यूमैटिक बोन होता है। ठीक है, न्यूमैटिक बोन का क्या फीचर्स होता है? तो ये किसका क्लासिफिकेशन बताया? ये जो पूरा क्लासिफिकेशन बताया ये मैंने बताया है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बोन, कि बोन के शेप के अकॉर्डिंग हमने उसे लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर, न्यूमैटिक, सारे हमने शेप के अकॉर्डिंग इसे पढ़ा है। लेकिन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है? रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन। क्या होता है डियर? रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन, जिसमें एक्सियल, स्केलेटल और एपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं। दो पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं। रीजनल क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सा होता है? वो रीजनल क्लासिफिकेशन जिसमें एक्सियल, स्केलेटल और एपेंडिकुलर स्केलेटल आता है। उन सब का नाम, पूरे 206 बोन होते हैं। एडल्ट के अंदर टोटल कितने बोन होते हैं डियर? एडल्ट में बात करें तो पूरे 206 हड्डी होंगी। और अगर यही न्यूबॉर्न में पूछ लिया जाए कि बच्चा पैदा हुआ, क्या उसमें भी 206 होगा? आप बोलोगे नहीं, उसमें कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 300 बोन्स जो होते हैं न्यूबॉर्न्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बाद में वो फ्यूज होके क्या हो जाते हैं? 206 रह जाते हैं। तो ये हम बोन के बारे में है। टोटल बोन क्या होता है, पहले तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते थे, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। कहीं पता चले सब कुछ पढ़ लिया लेकिन यही पता नहीं कितनी हड्डियां हैं, कहाँ पे हैं, वोमर क्या होता है, नेजल क्या होता है, कॉन्काई क्या होता है, ये सब पता ही नहीं है। तो ये सब हमारे क्वेश्चंस में आएगा। तो इस स्केलेटल सिस्टम को हम दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट आज हमने बेसिक वाला किया, हिस्टोलॉजी किया है, टाइप्स ऑफ बोन के बारे में, सेल के बारे में कुछ पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम जो एक्सियल और एपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है उसमें जितने भी बोन्स 206 आते हैं उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, सारे बोन के बारे में पढ़ेंगे। इतना टाइम क्योंकि इतना ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट बोन्स हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। बैट शेप बोन कौन सा होता है, यू शेप का बोन कौन सा होता है, हॉर्स शेप का बोन हम किसको बोलते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं बोन के बारे में, ठीक है, वो सारा हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में। तो यहां तक की सारी चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, फंक्शन ऑफ द बोन, कंपोजिशन ऑफ द बोन, हिस्टोलॉजी, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में स्केलेटल सिस्टम का जो रिमेनिंग पार्ट एनाटॉमी का है हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम डिजीज पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें थी बट इस क्लास में बहुत लेंदी हो जाएगा, हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, इसको प्लीज रिवाइज करना। और देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसे मैंने जल्दी जल्दी में क्लासेस ली हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा सिलेबस होता है हमारे पास, तो कोई एक चीज निकल जाती है तो उसको नेक्स्ट क्लास में मैंने समझा दिया है, बता दिया है। तो ये मत सोचो कि बताएंगे नहीं, अभी पूरा सिस्टम थोड़ी ना खत्म हुआ है, अभी तो सिर्फ पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो एक 6 घंटे की वीडियो देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम पार्ट्स में इन चीजों को बता रहे हैं। तो ये मत समझो कि बताया नहीं है तो होगा नहीं, होगा यार, सारी चीजें बताएंगे, टेंशन मत लो, पूरा सिस्टम कंप्लीट करके देंगे और सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से निकाल पाओगे। तो उसके लिए चिंता मत करो, डोंट वरी, क्लास को देखो, नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।